आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर अ न्यूज़ विद ऑल ऑफ यू। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात करूं कि कोई भी कारोबार आप ज़िंदगी में करें, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर उस बिजनेस से आपका फ़ायदा हो रहा है, लोगों का फ़ायदा हो रहा है, इस मुल्क का फ़ायदा हो रहा है, तो वो बिजनेस इज़ नथिंग लेस देन ब्लेसिंग्स, कि आप सबको फ़ायदा दे रहे हो। एंड वाई आई एम एक्साइटेड कि मैं भी इस हॉस्पिटल का एक छोटा सा पार्ट हूँ, ऑल्दो मैं रिसेंटली बना हूँ। बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो मुल्तान में है, उसको अभी बने हुए सिर्फ थोड़ा 1 साल से ज़्यादा का टाइम हुआ है, और अभी उसको हॉस्पिटल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है। ये हेल्थ केयर सेक्टर जो टोटल तकरीबन कोलैप्स करने वाला है, ऐसे दौर के अंदर एक हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना, और नॉट जस्ट बेस्ड ऑन द एस्थेटिक बट बेस्ड ऑन सर्विसेज, कि लोगों को आप अच्छी केयर दे रहे हो, ये अवार्ड बहुत बड़ी बात है। एंड लकीली यासिर भाई आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो ये बताएंगे कि यहाँ तक उन्होंने सफ़र कैसे तय किया। यासिर भाई, थैंक यू वेरी मच। और मैं लकी हूँ क्योंकि जैसे मेरे पास ये न्यूज़ आई, आप ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे। इसके लिए मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं की, क्योंकि अगेन वी आर टेक पार्टनर्स अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों की एक टेक वेंचर भी है, और हॉस्पिटल के अंदर मैं चीफ टेक्निकल एडवाइज़र भी हूँ। लेकिन मेरा तो अभी रिसेंटली गया हूँ। यासिर भाई, एक वक्त था हॉस्पिटल था ही नहीं, कहीं से आइडिया आया होगा, फिर आपने उसको शुरू किया होगा, फिर उसके अंदर चैलेंजेस आए होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आपको महसूस क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इतना एक्साइटेड हूँ तो आप तो बड़े माशाल्लाह होंगे, एंड यू डिज़र्व इट। सर मुझे बताएं, ज़रा स्टोरी बताएं मुझे कि कैसे यहाँ तक पहुँचे। यार इट्स सिंपल, वन सेंटेंस इज हाजा मिन फजल रब्बी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सब अल्लाह का करम है, कोई ना इसमें मेरा कमाल है ना किसी और का है। अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, ये उसकी मेहरबानी है कि उसने चुना है मुझे और मेरी टीम को कि हम ये काम कर सकें। So, as you know, that I was working with Mobilink and I was in the tech sector. I was heading their IT operations nationwide. And my father started a business in Multan और उन्होंने मुझे बुलाया कि यार business है तो I'm getting old, you come back. So I joined my father in 2011. So पहले तो हम एक हाउसिंग स्कीम वहाँ पे बनाई थी, वो हाउसिंग स्कीम पे काम कर रहे थे। वो भी एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए क्योंकि मैंने कभी वो काम पहले नहीं किया हुआ ज़िंदगी में, तो लर्न करना शुरू किया। वो भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, इट्स गोइंग वेल। देन आप जब एक हाउसिंग स्कीम बनाते हैं ना, उसके अंदर एक आपको जगह छोड़नी होती है जिसके अंदर आप हेल्थ केयर की जगह छोड़ते हैं कि यार यहाँ पे कुछ हेल्थ केयर की चीज़ बनेगी। हमारे पास भी वो जगह थी एंड वी थॉट के हमेशा से हमारे जहन में ये था कि हॉस्पिटल जो है ना वो डॉक्टर्स ही बनाते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हमारे पास यूएस से आए, एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हमारे पास यूके से आए 6 महीने के गैप से। उनसे बातचीत हुई, सारा कुछ हुआ, बट कोई चीज़ मटेरियलाइज नहीं हो सकी बिकॉज हमें फीलिंग ये आई कि प्रॉब्ली दे वांट टू मेक समथिंग जो कि इनिशियली एक मेडिकल इंस्पेक्शन रूम होगा जहाँ पे कुछ कंसल्टेशंस होंगी, फिर थोड़े बहुत डायग्नोस्टिक साथ होंगे, फिर वो हमारे यहाँ जिस तरह होता है ना कि वो वाइफ गायनी में है तो गायनी का वार्ड डाल देते हैं, ब्रदर इन लॉ जो है वो डायलिसिस का काम करता है तो चलो डायलिसिस का वार्ड डाल देते हैं, तो हैप हैज़र्ड ग्रोथ होती है हमारे यहाँ हेल्थ केयर की। सो दैट वाज द टाइम जब हमने सोचा कि यार इसके बारे में कुछ करें। तो मेरे वालिद साहब ने मेरे से पूछा कि यार ये इसको तुमने एज अ बिज़नेस सोचा है? तो मैंने कहा जी मैं तो एफएससी में भी प्री इंजीनियरिंग ली थी, प्री मेडिकल नहीं लिया था, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम डॉक्टर के तौर पे नहीं, तुम एक बिज़नेस के तौर पे इसको सोचो, मगर एक चीज़ का ख्याल रखना कि चीज़ ऐसी बनाना कि अगर मुझे कभी ज़िंदगी में अस्पताल की ज़रूरत पड़े तो मैं मुल्क से बाहर ना जाऊँ। ज़बरदस्त। सो दैट वाज़ द गोल जो कि मेरे ज़हन में पहले दिन से सेट हुआ हुआ था। आई सेड ओके फाइन। हमारे यहाँ होता ये है कि हम कुछ सोचते हैं और अगले दिन बुनियाद खोदना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद जाके अप्रूवल लेते हैं और फिर सोचते हैं करना क्या है। बट आई वाज ऑफ अ डिफरेंट थॉट, तो मैंने कहा यार एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो लेट्स ट्राई टू लर्न दिस फर्स्ट। तो 2 साल तो बेसिकली मेरे प्लानिंग के अंदर लगे हैं, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट कंसल्टेंट्स हायर किए, लोकल कंसल्टेंट्स भी थे, बाहर के भी कुछ कंसल्टेंट्स थे, वर्ल्ड वाइड मैंने कुछ हेल्थ के एक्सपोज अटेंड किए, उनसे जाके कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें समझ आना शुरू हुई। फिर हमारे पास जो लोकली हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है उसको यूटिलाइज़ किया, ख़ास तौर पे ऐसी एक्सपर्टीज़ जिनके पास बाहर का एक्सपोजर भी था। जब ये सारी चीज़ें देखी, बाहर के कुछ अस्पताल विज़िट किए, हमारे कुछ अस्पताल विज़िट किए, और विज़िट इस तरह नहीं किया कि सिर्फ जाके लॉबी में से घूम के आ गया, मिला उनके जाके ऑपरेशंस के लोगों से, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर से, उनसे पूछा उनके क्या मसाइल हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उनको डे टू डे बेसिस पे नज़र आते हैं। सो दिमाग ने ना काम करना शुरू कर दिया कि यार इन मसलों को हल करना है। चीज़ स्ट्राइक तब हुई जब बाहर जाके मुझे ये लगा कि अगर पाकिस्तान बाकी चीज़ों में 50 साल अगर पीछे है, लेट्स सपोज़,
तो हेल्थ केयर में हम 100 साल पीछे हैं। और अभी जो जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं और जो एआई का एरा है, मुझे लगता है कि अगर हमने इसको अब कैपिटलाइज ना किया तो हम 500 साल पीछे रह जाएंगे। हम्म, बेस्ड ऑन दैट स्टार्टेड थिंकिंग कि यार हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो कि फ्यूचरिस्टिक भी हो, जो कि अब की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे और आने वाले वक्त की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे। तो हमने एक प्लान बनाया जिसके अंदर हमने ये सोचा कि यार ये एक ऐसा हमारा एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर हम हेल्थ केयर भी करें, जिसके अंदर हम टेली मेडिसिन भी करें, मेडिकल टूरिज्म भी करें, मेडिकल कॉन्सियाज सर्विसेज भी करें, हब एंड स्पोक मॉडल भी करें। ये सारी चीज़ें प्लान करते करते जब ये सब कुछ बन रहा था तो वो खुद ही दिमाग में अल्लाह ताला बनाता जाता है। और उसमें फिर ये हुआ कि यार हमने प्रोजेक्ट नहीं बनाना, हमने एक प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट या और वो जो प्रोडक्ट है वो ऐसा बनाना है कि जब वो हमारा इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाए तो फिर हम उसको रेप्लिकेट करें। एक फैसिलिटी जो हम एक स्पेसिफिक एरिया में दे रहे हैं वो फिर बाकी एरियाज में भी जानी चाहिए। बेस्ड ऑन दैट आइडियोलॉजी स्टार्टेड वर्किंग, मैप्स पे काम किया, आर्किटेक्ट्स को यूज़ किया, कंसल्टेंट्स को बिठाया। दो चीज़ों पे हॉस्पिटल डिज़ाइन हुआ है, एक पेशेंट फ्लो पे और एक कंटामिनेशन फ्लो पे। फिर साथ ही हमने गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है पीका के नाम से जो एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करती है, उनके साथ एमओयू किया कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन की बिल्डिंग बनानी है। फिर उन्होंने हमें गिज जर्मनी एक कंपनी है उसके साथ एसोसिएट किया, उन्होंने आके हमारी सारी की सारी वेटिंग की और फाइनली आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग इन सेइंग दिस कि हमारा फर्स्ट हेल्थ केयर ऑफ पाकिस्तान है जो कि एक ग्रीन बिल्डिंग है। नाइस। और बेस्ड ऑन दैट हमने अपनी सारी की सारी डिज़ाइनिंग की, पेशेंट फ़्लो, कंटामिनेशन फ़्लो, उन चीज़ों को जहन में रखा। हमारे यहाँ डर्टी कॉरिडोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है ओटीज़ में, वो हम लेकर आए, हाइब्रिड ओटीज़ की तरफ गए, मॉडलर ओटीज़ की तरफ गए। इसी तरह हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो हम पूरी की पूरी हमने कोशिश की है कि आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रिवेल करें। जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स की दवाइयाँ मिक्स हो जाती हैं, उसको हम बार कोड पे ले गए। फिर हमारा ये होता है कि कॉन्सेप्ट होता है, एक वार्ड बॉय होता है जो पूरे हॉस्पिटल में भाग रहा होता है, कभी दवाई लेकर जा रहा होता है, कभी किसी का गाउन लेके जा रहा होता है। हमने उसके लिए न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम लगाया जिसमें कि हर चीज़ हमारा एक पूरा का पूरा बिल्डिंग के अंदर एक स्ट्रक्चर है कैप्सूल्स का जिसके थ्रू सारी चीज़ें एक एरिया से दूसरे एरिया में चली जाती हैं। देन जो सबसे ज़्यादा कोर चीज़ है हेल्थ केयर के अंदर जो मैं समझता हूँ, जो बेस जिसके ऊपर खड़ा होता है वो उसका आईटी सिस्टम है। हमने आईटी सिस्टम 2-3 डिफरेंट कंपनीज से ट्राई किया बट इवेंचुअली अब हम खुद उसको बना रहे हैं बिकॉज हमें ये लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। अभी तक के जो हमारे आईटी सिस्टम्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो फाइनेंशियल ओरिएंटेड हैं और वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डेटा को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि पैसे खर्च कहाँ हुए और पैसे बने कहाँ से। वेयर एज हेल्थ केयर में इतना ज़्यादा डेटा है जिसकी बेस पे आप नस्लों का फ़ायदा कर सकते हैं। और जितने भी इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास हमारे रीजन का डेटा नहीं होता और हमारे पास डेटा कैप्चर नहीं होता। दैट्स वाई वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव कि यार डेटा को पूरे तरीके से कैप्चर किया जाए। इसी मेहनत के अंदर लगे रहे, बुनियादें खुदी, बेसमेंट बनी, बनना शुरू हुई बिल्डिंग, पिलर्स बने, इवेंचुअली बिल्डिंग बन गई, फिर उसकी शेप बनी, फिर इंटीरियर हुआ, एक्सटीरियर हुआ, करते कराते को तकरीबन 1.25 साल पहले हमने ऑपरेशन शुरू किया। उस ऑपरेशंस के अंदर हमने वी मेड श्योर कि हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेकर जाएंगे। हर चीज़ को लाने से पहले हम ये करते हैं कि हम पूरी कोशिश कर लेते हैं इंसान के तौर पे जितनी कर सकते हैं कि हमारी तैयारी उसकी पूरी हो। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हमने कोई तकरीबन 550 सर्जरीज़ कर ली हैं। हमारी कोई 200-250 एंजियोग्राफीज़, एंजियोप्लास्टीज़ हो चुकी हैं। ओपन हार्ट सर्जरीज़ हमने शुरू कर दी हैं। अभी इंशाल्लाह 2-3 महीनों में हमने पोहटा के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। इंशाल्लाह अगर हमें वो मिल जाता है तो उसके बाद हम रीनल ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं। फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुल्तान में नहीं हो रही है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। उसके बाद अगले साल के एंड तक वी ऑल्सो वांट कि हम यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट की सर्विस भी शुरू करें। सो कहने का मकसद ये है कि हर वो चीज़ जिसमें कि एक वैल्यू एडिशन दी जा सके वो हमारी कोशिश होती है और करें। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास जो चीज़ होती है ना वो ज़रूरी होती है पेशेंट का जर्नी। पेशेंट जब हमारे पास आता है और पार्किंग एरिया में एंटर होता है वहाँ से उसका जर्नी स्टार्ट हो जाता है। वी आर वेरी क्लियर, ज़िंदगी हम किसी को नहीं दे सकते, सेहत हम किसी को नहीं दे सकते। वाहिद चीज़ जो हम दे सकते हैं वो केयर दे सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जैसे ही वो उस जगह पे आया है उसके बाद हमारा काम शुरू हो गया कि हमने उसको केयर देनी है। लाइकवाइज इसी के अंदर आपकी मल्टीपल और फैसिलिटीज़ भी हैं, आपकी डायग्नोस्टिक्स भी हैं, आपकी लैब्स भी हैं, उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं। अभी हमने ISO की सर्टिफिकेशन ली है। हमने पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल बनाया था वो FGI गाइडलाइंस की बेस पे बनाया था। JCI के रूल्स के ऊपर बनाया है। JCI की एक्रेडिशन हमने अभी नहीं ली है, शायद फ्यूचर में कभी जाके लें बिकॉज उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस अभी हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। बट हमने उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे बनाया हुआ है।
हमने अपने ओटीज़ के अंदर लेमिनार फ्लोज रखे हुए हैं, हमने अपने सेपरेट AHUs किए हुए हैं ताकि कंटेमिनेशन मिक्सचर ना हो। सो ऑल दोज थिंग्स जो कि हेल्थ केयर में हमें नज़र आती हैं कि दुनिया में हो रही हैं, वो भी हमने की हैं। एक स्टेप हम और कर रहे हैं, हम दुनिया में जो स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं ना उनको आखिरी नहीं समझ रहे, That's a हम big thing. उनके नॉर्म्स को भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको मजीद कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज़ नो लिमिट। इंसान जैसे जैसे इवॉल्व करता जाएगा मजीद बेहतर से बेहतर चीज़ें आती जाएंगी। हमारा मुकाबला अपने आप से है, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हमारा आने वाला कल हमारे गुजरे हुए कल से बेहतर हो। आई थिंक यही सारी वो चीज़ें हैं जो शायद हेल्थ केयर एशिया को नज़र आई हैं, जिसकी बेस पे उन्होंने ये प्रॉबेबली मुनासिब समझा है कि हमें हॉस्पिटल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह ताला फॉर दिस, बट दिस गिव्स अस मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Responsibility. That's a beautiful thinking. असल में क्लास में फ़र्स्ट आना ना इतना मुश्किल नहीं होता, फ़र्स्ट आते रहना मुश्किल होता है। सो हमें फ़र्स्ट नहीं आना, हमारा किससे कोई मुकाबला नहीं है, बट हम ये चाहते हैं कि हम अवार्ड मिले या ना मिले, हम एटलीस्ट यही क्वालिटी ऑफ सर्विस या इससे बेहतर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अमेजिंग। So that's the मुझे एक बात बताएं, ये तो बड़ा इन्होंने डाउन टू अर्थ का भी नेक्स्ट लेवल कर दिया कि यूं करके बात को समराइज़ कर दिया। जब हॉस्पिटल आप लोग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कहेंगे कि डॉक्टर प्रोफेसर जावेद सर कहते हैं कि अगर किसी ने अमेरिका से आके, मैं अमेरिका कहता हूँ क्योंकि हमारी अमेरिका नहीं अमेरिका कहते हैं, तो अगर किसी ने अमेरिका से आके पाकिस्तान में ट्रीटमेंट करवाना है या ट्रीटमेंट करना है, चाहे वो पेशेंट है या डॉक्टर है, और वही चाहता है कि उसको ये फ़र्क ही ना महसूस हो कि वो पाकिस्तान में है या अमेरिका में है, तो वो बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आ जाए। ये पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन की स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे ऑफ कैमरा उन्होंने मुझे कही अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुझे वो आपसे इंट्रोड्यूस करा रहे थे। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये सफ़र होगा, लेकिन ओब्वियसली 2 चीज़ें मैंने अभी तक आपसे सीखी हैं जो कि मैं अक्सर सिखाता हूँ। लेसन नंबर 1 क्या है कि यार अल्लाह ने जब आपसे काम लेना तो आपका सीना इल्म के लिए खोल देता है और आपके लिए चीज़ें आसान कर जो आप कह रहे हो। लेसन नंबर 2, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी यंग पर्सन या कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो मेरी एक्सट्रैक्शन है आपकी स्टोरी में से, वो ये है कि जब आपको ज़िंदगी में कोई काम करने जाओ ना, पहले अच्छे तरीके से मेहनत करो, सब्र के साथ, फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, प्रिपेयर योरसेल्फ। जैसे इब्राहिम लिंकन कहता है कि अगर मुझे एक दरख्त काटने के लिए 8 घंटे दें तो मैं 6 घंटे अपना कुल्हाड़ा तेज़ करूँगा। हम क्या करते हैं कि हमारे जहन में आइडिया आता है, साथ में सब्ज़ बाग आते हैं और हम कूद पड़ते हैं विदाउट एनी होमवर्क। अब यूजुअली क्या होता है कि मेरे लिए हैरान कुन क्या है, जब मुझे ये लिंक आया, मैं ये एक लिंक भी डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसको ज़रूर पढ़िएगा। ब्लॉग जो अभी आपके लिए हमने आर्टिकल पब्लिश हुआ है। हॉस्पिटल बनता है, कुछ चीज़ें साल बाद समझ में आती हैं, कुछ 2 साल बाद समझ में आती हैं, कुछ 3 साल बाद समझ में आती है, 5-10 साल बाद आप वो नॉलेज डेवलप कर पाते हो कि हॉस्पिटल के आप डिसेंट लूप होल्स को कवर कर पाओ, और उसके बाद आपको इस तरह के अवार्ड मिलना शुरू होते हैं क्योंकि आपको एक टाइम चाहिए। 1.25 साल पहले हॉस्पिटल का ऑपरेशन का हुआ, हॉस्पिटल ऑफ द ईयर बन गया। मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ इस वजह से होता है, अल्लाह की मदद के बाद, ये सिर्फ इस वजह से होता है कि आपने होमवर्क किया, स्टडी किया, रिसर्च किया, ट्रैवल किया, लोगों से मिले, लोगों को सुना, लोगों को समझा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बीच में डाला, होमवर्क करने के बाद आपने एक कदम उठाया। जब ये आप कर रहे थे, ये तो मेरे एक्सट्रैक्शन है, आपने ले लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। आप मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल जो पहले मुल्तान में इस स्ट्रक्चर का, मैं साइज़ की बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिटी, अटेंशन टू डिटेल की बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, नहीं था। सो यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग जो आपके सामने नहीं था, और ऑब्वियसली अप्रीहेंशन होंगी, आज भी है बाय द वे, कि लोग समझते हैं कि जनाब ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, शायद यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई कैन करेक्ट टू एवरीवन, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि हॉस्पिटल इतना खूबसूरत है कि लोग समझते हैं कि इसके अंदर पैसे बहुत ज़्यादा लिए जाते होंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। और दूसरी, आप जाके देख लें, मेरी बात ना लें इसके ऊपर, तो लोगों ने कहा होगा यार पाकिस्तान में इतना बड़ा काम कर रहे हो, यहाँ तो बड़ा ब्रांड 1 मिनट नहीं टिकता, इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ नहीं आते, इतनी हाई क्वालिटी सर्विस अफोर्ड कैसे करेंगे, मुनाफा नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं चलेगा, पैसे नहीं आएंगे, इतना मैं अमाउंट नहीं बताता पर इतने पैसे डूब जाएंगे। उन थॉट्स को कैसे ओवरकम किया? ये तो आए होंगे, आप चाहे कहीं ना कहीं नहीं आते तो लोग डाल जाते हैं आके। नहीं, बिल्कुल आती हैं यार। देखो पता है, इकबाल का एक शेर है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए हो काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। Every time when somebody said, and trust me, everybody said कि it's gonna fail. So अभी भी मुझे नहीं पता, अल्लाह की ज़ात करने वाली है। ये सही था। And I think वो जो जितनी आती है ना चीज़, अंदर से आपके एक आवाज़ आती है कि नहीं अब तो करके दिखाना। So आप उस पर लगे रहते हैं। और ऑनेस्टली मैं एक चीज़ ये शेयर करना चाहूँगा,
इससे ज़रूरी नहीं था कि ये बन जाता या ना बनता, ये पास होता या फेल होता। ये प्लीज़ आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे इस चीज़ को ज़हन में ज़रूर क्लियर कर लें। मेरी लाइफ़ की लर्निंग ये है कि किसी भी चीज़ को पा लेना ज़िंदगी का मकसद नहीं है। पा लेने की जुस्तजू करते रहना ज़िंदगी का मकसद है। True. सो वन Beautifully शुड थ्राइव ऑन व्हाटएवर ही वांट्स। क्या पता लगता था यार मेरा अगला सांस अल्लाह ने ना लिखा होता, मैं मर जाता। फिर अगर अल्लाह ने फिर भी बनाना था तो कोई और बना लेता। बनता ज़रूर अगर अल्लाह ने चाहना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जो चीज़ करेंगे वो वहाँ तक पहुँची है कि नहीं पहुँची जहाँ तक हम चाहते हैं। हाँ, एम ज़रूर होना चाहिए। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमने पूरी कोशिश की थी। अगर की है ना तो दैट्स अ विन विन। बाकी तो सब रब ने करना है यार, हमने क्या करना है। अमेजिंग। दिस इज़ समथिंग वी ऑल अगर हम आपकी एक और बात भी मैंने लेसन में एक्सट्रैक्ट की है, मैं माज़रत के साथ ही बोलूँगा क्योंकि माज़रत बहुत करनी पड़ती है, फ़ोन भी आ जाते हैं मुझे। आपने जब कहा ना कि हॉस्पिटल बनाते हुए आपको आपके वालिद साहब ने कहा कि यार ऐसा हॉस्पिटल बनाना कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए बाहर ना जाना पड़े। हर बेटे का अपने पेरेंट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो आपने इमोशंस, साइंस, रिसर्च, मेहनत सबको मिक्स किया। इमोशनल का टच था ना उसके अंदर। तो फॉर आपने श्योर, फॉर अपने श्योर। वालिद साहब के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल खड़ा किया जिसको दूसरे ही साल हॉस्पिटल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। तो मैं अभी जब आप ये मुझे बता रहे थे मैं सोच रहा था कि अगर ये हमारे सारे पॉलिटिशियन ऐसा सोचना शुरू कर दें कि हॉस्पिटल ऐसा बनाए जिसमें हमें यूके जाके ना रहना पड़े, अमेरिका में हमारा ट्रीटमेंट ना हो, हमें बाहर ना जाना पड़े, हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, तो पाकिस्तान कैसा होता? देखिए बाहर जाने में प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें मैं हैं सिर्फ हेल्थ बता केयर रहा हूँ कि में हेल्थ जिसमें केयर लोग हमारा नहीं। कितना ऊपर चला जाता है। या जाना बाहर जाना प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सॉरी आपको काटूँ, एक छोटी सी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना प्रॉब्लम या है। या हॉस्पिटल में बारी ना आने की वजह से बाहर जाना या प्रॉब्लम है। क्वालिटी ऑफ केयर, बेसिक क्वालिटी ऑफ केयर की वजह से बाहर जाना ना प्रॉब्लम। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, वी एडमिट दैट देयर आर स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड प्रोसीजर जो यहाँ नहीं है पॉसिबल हो सकते, इट्स ओके। लेकिन जो हो सकते हैं वो हमारे लैक ऑफ थॉट प्रोसेस, और हम क्या सोच रहे हैं हमारे लिए हेल्थ केयर एक बिजनेस है। माजरत के साथ मैं अपनी लेमैन टेक अंडरस्टैंडिंग में कह रहा हूँ, अगर वो इमोशनल एलिमेंट जो आपके पास था, एक लॉयल्टी, एक इमोशंस, एक स्पिरिचुअलिटी जो इसके अंदर थी, वो टॉप लेवल से हमारे डिसीजन मेकर के अंदर अगर आ जाए, तो बट हाउ डू यू सी, आई कांट इवन इमेजिन इतना खूबसूरत पाकिस्तान, इतना खूबसूरत हेल्थ केयर सिस्टम। यार इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बिकम दैट। वी हैव मैनी पीपल जो कि ये चीज़ें करना चाहते वो हैं और हैं किधर? इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। वो वो हैं हैं उस सफ़ेद कागज़ के हिस्से में जिसमें हम सिर्फ काले नुक्ते पे गौर करते हैं। सो लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट ब्लैक डॉट। देखें आखिरत के वक्त से पहले पहले नेकी हमेशा ज़्यादा रहेगी। देखें आखिरत का वक्त नेकी आएगा जब कम हो जाएगी। नेकी ज़्यादा रहेगी। मैं दो मुख्तलिफ बातें करता हूँ। दीन डोमिनेट करेगा, इस्लाम ने डोमिनेट करना है, ये हम सबका ईमान है, ये एक फैक्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ने हमें सोचने की, समझने की अक्ल भी दी है ना। और अल्लाह ने हमें कहा है ना, कुछ स्टेट के रूल्स हैं, स्टेट के लॉज हैं, उसको ओबे करने के बारे में हमें कहा गया है। जब आप हुक्मरान बनते हो, जब आप पावर में आते हो, तब आप किस तरह से सोचते हो, कितना बड़ा सोचते हो, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, आपके काम करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, वो हमें कुरान ने सब सिखा दिया है। और जब हम यू नो ब्लंटली उन सब चीज़ों को पामाल कर रहे हों, तो फिर हाउ यू एक्सपेक्ट दैट, ये तो भी तो कुरान ने कहा है कि आपके ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे जिनका मोटापा ज़ाहिर हो जाएगा और फिर भी वो आपके ऊपर हुक्मरानी करेंगे। एक एक मफहूम है ना कि आपको यस। पता होगा कि ये बंदा बुरा है फिर भी आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहा होगा। हाँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फैक्ट कि हाँ, हमें लेकिन कहीं ना सवाल कहीं ये है ना उसको कि हैंडल करना ऐसे है। हालात तो आएंगे, हाँ जी। हमेशा आएंगे। सवाल ये करना क्या है। करना ये है जो मैं अभी आपको सजेस्ट तो हाँ। यही कर रहा हूँ कि ऐड सम स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस, यस। ह्यूमैनिटी इन योर आई थिंक डिसीजन फ्रॉम एम्पैथी डाल देना टॉप। किसी भी चीज़ में, हाँ जी। किसी भी चीज़ में एम्पैथी डाल दें आप, एहसास डाल दें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरा मैं एक छोटा मुंह बड़ी बात है, कौम को एक मैसेज देना चाहूँगा आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। हम बहुत ज़्यादा ना मसाइल को डिस्कस करते हैं, हल डिस्कस किया करें। हम्म, हम एज अ नेशन, हमारा मीडिया भी सारा वक्त मसाइल को ये तो डिस्कस हम करता बहुत है। दफ़ा कह चुके हैं। हल डिस्कस करें और हल इम्प्लीमेंट करें। True. सो वी नीड टू स्टे पॉजिटिव। मतलब सिंपल है। मुझे जावेद सर ने एक बात कही थी कि देखिए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो है इस कौम की यूथ का या पावर या डिसीजन मेकर का माइंडसेट बदल दे। जब वो ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाएंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या वाई वी आर डिस्कसिंग दिस स्टोरी, हॉस्पिटल चल रहा है, हॉस्पिटल ऑफ द ईयर का अवार्ड है। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा जाके पाकिस्तान के उस कोने से आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है। हमें
पब्लिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें ये है कि मैं इसको सिर्फ एज एन इंस्पिरेशन टू हेल्प True. चेंज माइंड सेट, True. उसके लिए हम इसको लेके आ रहे हैं कि यार ये देखो कि व्हाट वन कैन डू। अब एक और बात, सॉरी, ये बहुत ही मुझे अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढने दें, मुझे कभी कभी ना मुझे गुस्सा आ जाता है। ये बहुत ही गलत बात होगी कि कोई ये सोचेगा अच्छा यार पैसे थे तो बना दिया। मुझे पता है मेंटालिटी का, यार पैसे थे तो जिसके पास पैसा होता है उसको रिस्क लेने में क्या फ़र्क होता है। ये पैसा सब कुछ नहीं होता। असल चीज़ होती है कि आप, पैसा तो चलो लग गया, अगर आपका बहुत पैसा है उसमें से थोड़ा पैसा लग गया, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। क्या कोई ऐसा शख्स है जो ये कहे कि मेरे पास बहुत बड़ी ज़िंदगी है, मेरे पास छोटी ज़िंदगी है? इज़ देयर एनीवन इन द वर्ल्ड? ज़िंदगी भी तो लग रही है ना यार। बिल्कुल। वो भी तो डिसाइड किया है कि इतने साल मैं यहाँ लगा रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि यासिर भाई के साल, डॉक्टर शिराज के चंद साल या मेरे चंद सालों में मैं ये कह सकता हूँ आपके चंद साल कीमती है, मेरे नहीं है। Of कैन course. एनीवन से दैट? वैल्यू दैट टाइम, नॉट द मनी। और याद रखें, पैसा, ये रिसोर्सेज, हालात, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये सारा दारोमदार नीयत पे है। तो ये मत देखें कि किसकी जेब में कितना पैसा था कौन सा काम करने के लिए, देखना ये है कि किसकी नीयत कितनी थी, किसका ईमान कितना मजबूत था और किसके इरादे कितने पुख्ता थे जिसने ये काम किया। दिस इज़ द मैसेज दैट आई एक्सट्रैक्टेड। और इसका जो लिटमस पेपर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अजर जो अल्लाह देता है ना, उससे पता लग जाता है। True. नीयत साफ रखें, मेहनत करते रहें, अजर ही अजर है। That's There is great. no second thought about it. एक चीज़ जो अक्सर मेरे ज़हन में आती है, मतलब आपके पास ना बहुत सारे डिसीजन आते हैं। कुछ पे मैंने नोट किया है कि आप कहते हैं अच्छा यार बाद में इसको देख लेंगे। कुछ मुझे लगता है यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप कहते हैं यार इस पे ये अभी फ़ौरन करना है, ये इतने बजे करना है, इतने बजे करना है। हाउ डू यू प्रोसेस, हाउ डू यू असाइन द प्रायोरिटी कि यार ये काम अभी फ़ौरन करने वाला है, या ये काम ना किया तो बैकलैश बहुत ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि वो बैकलैश नज़र नहीं आ रहा। ग्रेट। मतलब मैं आपके सवाल को ज़रा क्लियर कर दूँ कि आपने मुझसे ये पूछा है कि जब दिन में बहुत सारे फ़ैसले करने पड़ते हैं, एक एंटरप्रेन्योर को जब वो एक स्टार्टअप रन कर रहा होता है, सो बहुत सारे फ़ैसले करने होते हैं, तो प्रायोरिटाइज़ कैसे किया जाता है कि कौन सा फ़ैसला पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, या किसको देखा जाएगा, यार अभी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें एक और चीज़ भी होती है, इसमें पहले ये भी देखना होता है कौन सा फ़ैसला आपने करना है, कौन सा फ़ैसला आपने नहीं, किसी और ने करना है। क्योंकि देयर आर मैनी टाइम्स के सवाल मेरे पास आता है कि सर एआई के इस टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं अक्सर वो फ़ैसला खुद नहीं करता, मैं आपकी तरफ भेज देता हूँ कि यार ये फ़ैसला मुझे करना ही नहीं चाहिए। अब है प्रायोरिटी। मैं टेक वर्ल्ड की बात करूँगा, यासिर भाई यासिर मेरे भाई साथ का बैठे हैं। feedback यासिर इस पे भाई जो लेंगे। है वो हॉस्पिटल के जो भी वो अपना एक स्टार्टअप रन पूरा कर रहे हाँ जी हैं। स्टार्टअप है उनका। टेक वर्ल्ड में क्या होता है कि टेक इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। हम अगले दिन बात कर रहे थे यासिर भी सुबह कि हम लोग रात को एक टू डू लिस्ट बना के सोते हैं कि सुबह उठ के ये करना है, तो अगले दिन के एंड पे पता चलता है उसके अलावा बाकी सब कुछ किया हमने, उसका 60-70% फिर रह गया। तो एक अनप्रिडिक्टेबल है, सिस्टमेटिकली अनप्रिडिक्टेबल आउटकम होती है टेक वर्ल्ड की कि सुबह आपको नए चैलेंजेस आने ही आने हैं। सो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको रन टाइम पे प्रायोरिटीज़ डिफाइन करनी होती हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक वो एंटरप्रेन्योर जो ये कहते हैं कि जी सबसे पहला फ़ैसला, इंपॉर्टेंट फ़ैसले वो होते हैं जो क्लाइंट रिलेटेड हों, फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिलेटेड होने चाहिए, फिर लोगों से रिलेटेड एचआर के डिसीजंस होते हैं, फिर डिसिप्लिन के, और देयर आर सो मैनी, उनको एक सो कॉल्ड एक स्ट्रक्चर बनाया होता है। टेक में स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होता। टेक में ये होता है कि बाज़ औक़ात आप सुबह उठते हो, आपके पास डिसीजन आते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी पता है मैं किस फ़ैसले को देता हूँ। कोई भी, मैं जनरलाइज़ बता रहा हूँ ये ताकि जो यंग जनरेशन सुन रही है उनको भी पता होना चाहिए कि मैं हर वो फैसले को प्रायोरिटी देता हूँ जिसके अंदर बाकी लोग डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने डिसीजन करना है कि 2 प्रोजेक्ट में से कौन सी टीम कौन सा प्रोजेक्ट करेगी और वो कैसे करेगी। और दूसरा फैसला मेरे पास ये है कि आज मैंने कौन सी किताब पढ़नी, जस्ट आई एम आस्किंग। अब मैंने क्या करना है वो मेरी ज़ात तक है, लेकिन ये दूसरा फैसला मैं अभी कर दूंगा तो कम से कम वो लोग प्रोडक्टिव हो जाएंगे, वो अभी काम अपना शुरू कर देंगे, और मैं ये फैसला, अपना ज़ात वाला फैसला बाद में करूंगा, ताकि जब मैं अपना फैसला कर रहा हूं तो 10 बंदे मेरे इंतजार में ना बैठे हों कि सारे ये डिसीजन करके हमें बताएंगे, तब हम अपना काम शुरू करेंगे, वरना वो आपको 10 गुना ज़्यादा हिट करता है। आप अपने मसलों में पड़े रहते हैं और आप अपनी डिपेंडेंसी चेक नहीं करते कि आपकी वजह से कोई और शख्स वेला बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल, सोशल मीडिया टीम है, मुझे कहती है कि सर कौन सी वीडियो जाएगी, मैं इनको नहीं बताता कौन सी वीडियो जाएगी। मैं अपना कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ या अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब जब तक मैं वो लेक्चर प्रिपेयर करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, 10 लोग वेले बैठे हैं। सो आपके ऊपर ना कुछ डिपेंडेंसीज हो, तो ये चेंज होती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके सीईओ तक। मैं तो बहुत लो लेवल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये डिपेंडेंसी चेंज होती है। तो हर वो डिसीजन मेरी प्रायोरिटी होता है जिसके अंदर लोग डिपेंडेंट हों। और ऑब्वियसली फिर आपने ये देखना कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो टाइम बाउंड होते हैं। टाइम बाउंड की प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब टाइम बाउंड डिसीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन,
तो मैं टाइम बाउंड डिसीजंस को पहले देखता हूँ और वो डिसीजंस को पहले देखता हूँ जिनके अंदर लोगों की डिपेंडेंसी हो। वो डिसीजन जो मेरी ज़ात तक है, मुझे पता है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके, एक्स्ट्रा टाइम लगा के रात को थोड़ा लेट जाके इनको कर लूँगा, वो थोड़े नीचे आ जाते हैं। और सबसे पहले एक और चीज़ जो हम कल टू डू लिस्ट बनाते हुए बात कर रहे थे कि टू डू लिस्ट में बहुत सारे रूल्स होते हैं। मैं एक रूल को फॉलो करता हूँ कि जब आप अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हो ना, कि आइटम लिख रहे हो, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, तो सर आप वो काम जो 2 मिनट 5 मिनट का है ना, उसको कभी टू डू आइटम पे डालो ही ना। आप उसको कर दो, उसको ये मत करो ये Makes मैं sense. कब करूँगा, फैसला करूँगा, उसको गो हेड अब दे दो। और एक टर्म मैंने सीखी है, आप लोग तो आजकल बड़ा फेस करते हैं मुझे, डिसीजन फटीग मैं कल फेस करता हूँ। तो डिसीजन फटीग के अंदर देखें ये होता है कि आपके पास एक फ़ैसला आया कि सर ये हमने बिज़नेस प्रपोज़ल लिखा है, आप बताएं ये भेजना है या नहीं भेजना। या मुझे 2 बिज़नेस प्रपोज़ल्स आते हैं जो मेरी बिज़नेस डेवलपमेंट हेड ने लिखा होता है। वो मुझसे पूछता है कि सर ये क्लाइंट को कौन सा बिज़नेस प्रपोज़ल भेजना है। और याद रखेंगे एक बिज़नेस प्रपोज़ल लाखों करोड़ों का होता है और ये फ़ैसला बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि फ़ैसला होगा कैसे? मुझे दोनों प्रपोज़ल्स पढ़ने पड़ेंगे, मुझे क्लाइंट को समझना पड़ेगा, मुझे उसकी स्पेसिफिकेशन को, तभी तो मैं फ़ैसला करूँगा ना। तो बेसिकली ऐसे फ़ैसले आप एक दफ़ा करते हो। देयर आर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ जिनको आप हमेशा के लिए सॉल्व करते हो बाय डेवलपिंग द प्रोसेसेस। तो एक तो ये है कि अगर आपने फ़ैसलों को प्रायोरिटाइज़ करना भी है तो पहले ये देख लें कि जो डिसीजन आप आज कर रहे हो ये आपका है भी या नहीं है। तो मैं बिज़नेस डेवलपमेंट के प्रपोज़ल पे अब मैं कमेंट नहीं करता, मैं कहता हूँ आप खुद करो। मैं कब तक करूँगा, मेरे सारे फैसले इम्पैक्ट हो जाएंगे। सो प्रायोरिटीज़ रन टाइम पे सेट करनी होती हैं, टाइम बाउंड डिसीजन, और जो दूसरों की डिपेंडेंसी वाले वो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी पे आ जाते हैं। छोटे फैसले के लिए आप उसको टाइम ही ना दो, टू डू लिस्ट पे ना डालो, फ़ौरन कर दो। जो आपकी ज़ात तक है उसके लिए जो अभी हमने कोशिश मैं कर रहा हूँ 5 AM क्लब की बात की कि सुबह उठ के 3-4 घंटे का टाइम आपके पास ऐसा हो जब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप अपने फैसले आप तब करें। दैट्स व्हाट आई डू। आपका क्या इंटेक है यासिर भाई? यार मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, समवॉट सेम ही है जैसे आप करते हो। मैंने ये देखा है कि ये प्रोसेस इवॉल्व होता है वक्त के साथ साथ, और ये इवॉल्व होता है बेस्ड ऑन टूल्स। आपके पास जिस तरह के टूल्स आ रहे होते हैं, जिस तरह वो टूल्स इवॉल्व कर रहे होते हैं, मेरा प्रोसीजर उसके साथ साथ चेंज हो रहा होता है। एक टाइम था जब ब्लैकबेरी का टाइम था, जब हर जो ब्लैकबेरी मैसेंजर पे मैसेज आता था ना उसको देयर एंड देन रिस्पॉन्ड करना होता था। एक ऑब्लिगेशन होती थी, एक फीलिंग होती थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो गया व्हाट्सएप की तरफ। अब आपके पास व्हाट्सएप पे जो भी टास्क आता है आपको उसको फौरी तौर पे देखना होता है। फिर वो बदला कि व्हाट्सएप पे स्पाम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो फिर आपको ये होता था यार कौन सा काम का मैसेज है। देन आई हैव दिस हैबिट कि मैं रात को सोने से पहले कोई भी चीज़ अनरेड नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे क्लोजर की फीलिंग नहीं आती है। फिर व्हाट्सएप में आर्काइव का फीचर आ गया, तो अब बहुत सारे ग्रुप मैं आपको आर्काइव में रोक रहा डाल हूँ, दिए। ये वजह है कि आप रात लेट रिप्लाई करते हैं मुझे अक्सर। नहीं, इसकी ये वजह नहीं है। इसकी एक और वजह ये है कि मैंने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन बंद कर दी है। अब अच्छा। जो इवॉल्व करते करते मैंने बैजेस ये वो सारा कुछ बंद कर दिया है। अब मैं व्हाट्सएप अपनी मर्जी से अपने टाइम पे देखता हूँ, ताकि उस पर जो डिसीजन लेने हैं ले लूँ। सो मैंने एक प्रायोरिटी सेट कर ली है अपने साथ टीम की कि कोई भी चीज़ जो अर्जेंट है ना उसके लिए मुझे एसएमएस कर दो, क्योंकि अब एसएमएस पे जंक रिलेटिवली कम आता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स में आप होते हैं जहाँ पे डिस्कशंस चल रही होती हैं जिसमें आपने को खास रोल प्ले नहीं करना होता। दूसरी चीज़ ये है कि किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो फ़ोन कर लो। अब फ़ोन भी मेरा सारा वक्त डू नॉट डिस्टर्ब पे होता है, तो उसके अंदर मुझे मिस कॉल आ जाती है और मुझे ये लेकिन पता होता है अगर कि 1 किसको मैंने मिनट के कॉल अंदर बैक करना है। दूसरी दफ़ा वो करेगा तब आपको बेल आएगी। यस, ऐसा है ना? उस वक्त भी मेरी चॉइस है मैंने उठाना है कि नहीं उठाना। बिकॉज अगर मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ और इस वक्त कोई फ़ोन बज रहा है, इफ़ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी तो मैं उठाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं उठाऊंगा। ये मुझे बड़ी फिटीक के बाद मैंने ये सीखा है, जिसके अंदर होता ये था कि एक वक्त में 4-4 चीज़ें हो रही होती थी। व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, इधर से ईमेल बजती थी, सामने 2 लोग आए हुए हैं जो मीटिंग करना चाहते हैं, इधर से आपकी एक्सटेंशन बजी है, तो दिमाग बिल्कुल ही ना शॉर्ट सर्किट हो जाता था। सो एक ये एवोल्यूशन है। सो व्हाट आई डू राइट नाउ, मुझे नहीं पता कल को क्या करूँगा, अब मैं क्या करता हूँ। मैं सुबह उठ के एक दफ़ा अपना व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ, उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि किस किस चीज़ पे अर्जेंटली मुझे रिस्पॉन्ड करना है। फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट्स की ईमेल आई हुई है कि फ़लाँ अप्रूवल हमें चाहिए, तो मैं उसी वक्त साइमल्टेनियसली मेल ऐप खोलता हूँ, उसमें से सिर्फ वही ईमेल खोलता हूँ, लिंक को क्लिक करता हूँ या अप्रूव करता हूँ, जो भी करना होता है। देन एज सून एज आई गो टू द ऑफिस, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ आई चेक माई ईमेल्स। और ईमेल्स मैं चेक करता हूँ अनरेड करके सबसे नीचे से, जो सबसे पहले टाइम में आ चुकी है ना, उसको मैं सबसे पहले रीड करता हूँ। अगर कोई भी चीज़ अर्जेंट होगी तो या मुझे उसकी कॉल आ जाएगी या एसएमएस आ जाएगी, वो मैं पहले देख लूँगा। फिर उन ईमेल्स के ऊपर आई मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर करूँ।
सो आइदर आई रिस्पॉन्ड और आई अप्रिशिएट और आई टेल देम दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। इसी किस्म के डिसीजंस होते हैं जो आपने करने होते हैं। या अगर मुझे ये लगता है कि इस पे मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए, किसी ने मेरे से किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी प्रपोजल के ऊपर रिव्यू मांगा है, तो मैं उसको फ्लैग में डाल देता हूँ और मैं अगली मेल पे चला जाता हूँ। इस तरह जितनी भी ईमेल्स मैं फारिग करता हूँ, मैं सारी की सारी वो कर लेता हूँ और फिर मैं फ्लैग्ड को जाके देखता हूँ कि फ्लैग्ड में कौन कौन सी पड़ी हुई हैं। आई ट्राई कि मैं उनको सॉर्ट कर लूँ, बट यूजुअली ये होता है वही वाली बात कि टू डू लिस्ट बनी होती है और कोई ना कोई काम बीच में आता रहता है। तो फिर मुझे कम से कम ये पता होता है कि ये फ्लैग्ड मेरे पास पड़ी हैं दैट आर सीकिंग माई अटेंशन। और मैंने फिर हफ्ते के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर एक दिन रखा होता है जिसका मुझे रिमाइंडर आता है कि यार आज मैंने सारी फ्लैग्ड ईमेल्स निकालनी है। तो उस दिन मेरी टीम जो है ना वो बड़ी सख्त इज़्तिराब में होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्लैग्ड ईमेल्स पे प्लीज़ अपडेट, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो मैसेज आ रहे होते हैं। सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स। आने वाले वक्त में क्या होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो लगता है कि दैट टाइम इज़ वेरी नियर जब ईमेलों के जवाब हम नहीं दे रहे होंगे, हमारा कंप्यूटर ही ईमेल के जवाब दे रहा होगा बेस्ड ऑन आवर पास्ट। AI बेस्ड जिस तरह है, अभी को पायलट के अंदर भी आपके बेसिक फीचर्स आ रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल ईमेल वुड बी आवर मेन टास्क। हमारा अब मेन टास्क ये होगा कि AI हमें बताया करेगी कि इन सारी चीज़ों के मैंने जवाब दे दिए हैं, ये आज की समरी है, एंड देन उसके ऊपर हमने कुछ एक्शन बट करना एक होगा। बात ज़रूरी है सबके लिए समझना डॉक्टर साहब कि हर फील्ड में डिसीजन मेकिंग, हर रोल में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्रायोरिटीज़ और सिस्टम चेंज होता है। डिफरेंट होता है। अभी यासिर भाई ने बात की है ना, ये एक कस्टमाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो उन्होंने बड़े साल लगा के एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, एक सिस्टम बनाया, एक नेचर ऑफ द बिजनेस है और इनका डिसीजन मेकिंग उससे कंपेटेबल है। अगर मैं व्हाट्सएप का मैसेज शाम 5 बजे के बाद 15 मिनट चेक ना करूँ तो यू कैन इमेजिन, ओह यस आई कैन। यू कैन रियली इमेजिन कि अगर क्या हो आपकी सकता है। क्लाइंट और हैंडलिंग है तो फिर आप नहीं कर वो सकते। क्लाइंट का टाइम होता है। और मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट डाउन हुआ है तो वो कम से कम 5 मिनट के अंदर कम से कम 20-25 हज़ार डॉलर क्लॉज कर देंगे, उनको क्लाइंट को दे देंगे, मेरी जेब से नहीं जाएगा। आई थिंक ये जॉब की ना नेचर पे डिपेंड करता है। हाँ जी। आपकी जितनी भी सपोर्ट सर्विसेज हैं उसके लिए यू हैव टू बी अवेलेबल, बट जहाँ सपोर्ट सर्विस का आपका फंक्शन नहीं है देन लेकिन इट्स मैंने एक प्रॉब्ली बात नॉट बताई रिक्वायर्ड। अपने कि आपको यू हैव टू बी अवेलेबल बट नॉट यू वोंट हैव टू बी अवेलेबल फॉर द लाइफ। आपको उसका बैकअप बनाना है, या प्रोसेस सेट करना है। इसलिए मैंने कहा कि मैं अक्सर ऐसे फैसले नहीं करता जो मुझे लगता है कि यार ये मुझे नहीं करने चाहिए या इन फ्यूचर मुझे नहीं करने। ये मैं हमेशा फिल्टर आउट करता जाता हूँ कि ये मेरा फैसला नहीं होना चाहिए, ये मेरा डेलीगेशन इज फैसला वेरी नहीं होना इंपॉर्टेंट। चाहिए। आई Very एग्री। और उसकी वजह से क्या होता है कि हर महीने बाद आप खुद को गौर करें कि जंक निकल चुका होता है, जंक निकल चुका होता है। फॉर एग्जांपल यार आज ऑफिस के अंदर क्या आना है, क्या चीज़ आनी है, आज मुझे वो लिस्ट ना रिव्यू करनी है ना कोई काम का, जिस चीज़ ने आना है आ गया। अभी हम थोड़ी देर पहले हमारा जनरेटर ख़राब हो गया, तो मैंने थोड़ी ना मैकेनिक को बुलाना था या कौन सी बैटरी डलनी है, मैंने तो नहीं फैसला किया उसके अंदर क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली हो गया, हम अपना काम करते रहो। ऐसे कई 100 फैसले जो आज से 6 महीने पहले मैं करता था वो अब मैं नहीं करता, और उनकी वजह से मैं बेहतर और मज़ीद फ़ैसले करने के लिए मुझे टाइम मिल गया। अब वो जो कॉम्प्लिकेटेड फ़ैसले हैं उनके लिए मेरे पास टाइम है, तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ आउटकम है वो बेहतर हो जाती है। आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुली पुट। अगर मेरे ख्याल से ये बड़ा सिंपल सा लिटमस पेपर टेस्ट है। अगर आप रोजाना वही काम कर रहे हैं और बहुत अरसे से कर रहे हैं ना जो आप कर रहे हैं, दिस मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग। That's यू absolutely. हैव टू ग्रो, यू हैव टू क्रिएट प्रोसेस। जो काम आप कर रहे हैं, जब आपने उसको एक रीजनेबल हद तक एक्सपर्टीज उसकी ले ली है, यू हैव टू डेलीगेट दैट। यू आर सपोज टू डू समथिंग मोर। आपको और करना है, और करना है, आखिरी सांस तक कुछ अचीव करने की कोशिश करनी है। अगर आप रोज वही चीज़ें करते जा रहे हो ना, तो फिर इसका मतलब है कि आप एक मशीन बन गए हो, आप वो क्रिएटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं लेकर आ रहे हो। ट्रू। डॉक्टर साहब आपको कोई यानी इसका मतलब है कि आप एज अ प्रोफेशनल ग्रो नहीं कर रहे हो, और या आप कंफर्ट जोन में आ गए हो, यू नीड टू स्ट्राइव मोर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम उसमें ना एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं कि हम उससे बाहर जा ही नहीं सकते, हम लेट गो नहीं करते चीज़ों को। फॉर एग्जांपल बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो अपने हाथ से निकालते ही नहीं है, ये सोचते हुए कि यार कोई बंदा 10 रुपए यहाँ से ना कर ले और कोई बंदा 5 रुपए यहाँ से ना कर ले। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप प्रोसेस बनाएं और ये टास्क किसी और को दें और उसके ऊपर KPIs बनाएं जो उसको चेक करें। 100% कोई भी ताला नहीं होता जिसकी चाबी ना हो, बट मैक्सिमम पॉसिबल आप जो कर सकते हैं वो करें। आपकी वैल्यू उस नोट को गिनने में नहीं है, आपकी वैल्यू क्रिएशन में है। सो एक एंटरप्रेन्योर जो है उसको वैल्यू क्रिएट करनी है। नोट गिनने के डिपार्टमेंट्स होते हैं, सो यू डोंट हैव टू कीप डूइंग दैट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में जो मुझे बेसिक फ़र्क नज़र आता है ना, वो ये नज़र आता है कि फॉर एग्जांपल आपने ना एक तरबूज खरीदा 2 रुपए का और 4 रुपए का बेच दिया, तो यू आर अ बिजनेसमैन। वेयर एज अगर आपने एक तरबूज खरीदा 2 रुपए का, उसके 8 गिलास जूस निकाले और टोटल 40 रुपए के बेच दिए,
तो इट्स नॉट ओनली द मनी, आपने वैल्यू एडिशन किया है उसके अंदर, आपने कोई क्रिएटिविटी की है, दैट इज एन एंटरप्रेन्योर जो किसी चीज़ के पीछे काम कर रहा है. सो आई थिंक दैट्स द मेजर डिफरेंस. इसके एक और लेवल भी होता है. वो लेवल है कि आपने तरबूज काटा, उसके बेहतरीन फ्लावर्स की ट्रे बनाई और वो 4000 की बेची. दैट्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आप इसके ऊपर भी क्रिएटिविटी की तो कोई लिमिट नहीं है ना. नहीं, इसके ऊपर भी सर एक लेवल है. इसके ऊपर भी एक लेवल है कि आप बिना तरबूज खरीदे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं. अब इन ऑल द केसेस जो आप ये आपने बताया, आपने अपनी जेब से पैसा निकाला और एक प्रोडक्ट खरीदा. हाँ, that's true. ठीक है. देयर आर थिंग्स कि सिर्फ आपने एक तरबूज वाले के पास गए जिसने जूस भी निकाला हुआ, फ्लावर्स भी बनाए हुए हैं, तरबूज भी उसने रखे हुए हैं, आपने उसको जाके बेचना सिखा दिया और अपना कमीशन निकाल लिया. आपने उसको स्केल अप कर दिया अभी बाय यूजिंग योर नेटवर्क, योर स्ट्रेंथ, योर नॉलेज, द स्टोरी टेलिंग एंड एवरीथिंग. एंड इन दैट केस आपके पास शेयर है बट यू हैवंट पुट एनीथिंग. या ट्रू. द अल्टीमेट लेवल. सो वो तो एक इवॉल्विंग चीज़ है. इवॉल्विंग चीज. डॉक्टर साहब और कोई सवाल है आपका? या हम सवाल शुरू अब करें? मेरा ख्याल है कि अब हम अपनी दूसरी डिस्कशन की तरफ भी. हमने डिस्कशन को थोड़ा मिक्स एंड मैच करते हैं. आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ लेटेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ एआई? हाँ, ये 2-3 चीज़ें बड़ी मज़ेदार हुई हैं. एक तो अभी सुबह हम जो बात कर रहे थे कि एप्पल की एक नई रिसर्च है कि LLM इन फ्लैश, नाम बड़े खूबसूरत रखते हैं, जैसे अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, अब LLM इन फ्लैश. मतलब हालांकि ये फ्लैश जो है, ये फ्लैश मेमोरी की बात हो रही है कि आपने एक मिनिमल जो मेमोरी है उसमें LLM को कैसे प्लेस करना है और कैसे उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मिनिमाइज करते हुए लोकलाइज्ड डिवाइसेस में डिप्लॉय करना है. सो मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में कोई नया अपग्रेड आ रहा है. एंटरप्रेन्योरशिप क्या है डॉक्टर साहब? मैंने आपको हमेशा पिछली दफ़ा भी एक एग्जांपल दी थी, वो रेड बुल की मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो जो एक प्रोडक्ट आया, रेड बुल इतना बड़ा कैन होता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, मतलब स्टीरॉइड्स जो भी है वट. तो मोस्टली लोग ज़्यादा फुल कंज्यूम नहीं करते. जब वो ख़रीदते हैं वो आधा फेंक देंगे या आधे से ज़्यादा फेंक देंगे या थोड़ा सा बचा के फेंक देंगे, कंज्यूम नहीं करते. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो पैसे इकट्ठे करके लेते हैं, वो तो उल्टा करके ना पीछे जो वो भी करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल. सो अब वो जो है ना, तो किसी ने ना वो किया, मैं डॉक्टर साहब की भी एग्जांपल दूंगा इसके. Brother digged like a juice. अच्छा, मैं इसको यहाँ रुकता, पर मुझे एक ज़बरदस्त वाक़या याद आया. हम लोग दुबई गए, तो हम वहाँ पे ना दुबई मॉल में फिर रहे हैं, कोई रात को 11-12 बजे का टाइम है. हमारे साथ एक शहज़ादा हमारा दोस्त. अब थोड़ा सा कुछ थकावट महसूस हुई, वो घुस गया वो जो जिम का जहाँ पे सप्लीमेंट्स नहीं बिक रहे होते, वहाँ गया और वहाँ से C7 उठा के लाया, C4 उठा के लाया. C4 उठा के लिया. C4 है वो प्री वर्कआउट ड्रिंक होता है, फुल ऑफ एनर्जी एंड स्टीरॉयड, के जब आपने हैवी वर्कआउट करना होता है ना, जैसे कैफीन है, कॉफ़ी है, समझिए उसके अंदर 4-5 कप कॉफ़ी होती है. ओके. और वो आपको एक एनर्जी बूस्ट देता है ताकि आप वर्कआउट कर लें. ठीक है. अच्छा, वो बहुत हैवी बिल्डर्स के लिए होता है. वो भाई C4 के ना डब्बे उठा के ले आया, सबको देने लगा. मैंने देखा, मैं तो करता हूँ, मैंने कहा भाई मैं नहीं पी सकता, रात सोना है भाई जाके, ये तो उड़ा देगा आपको. तो नहीं, अब डॉक्टर साहब और वो ना पीते जा रहे हैं, वॉक करते जा रहे हैं. 2 गार्ड खड़े थे. ब्रदर, उसका एक्सेंट ये था, ब्रदर आर यू गोइंग टू जिम? डॉक्टर साहब कहते नहीं. कहते ये अगर आप जिम करने नहीं जा रहे, इस टाइम ये पी रहे हो, तो ये तो आपको ये नुकसान देगा, ये नुकसान देगा ना. उसने सर नव नुकसान गिनवाना शुरू कर दिया. अब वो मुझे नुकसान गिनवा रहा हो डॉक्टर साहब. और उसके ऊपर वो बंदा कहता, ब्रदर इज ड्रिंकिंग इज लाइक अ जूस. खत्म किया, रखा और फिर कहते थैंक यू वेरी मच ब्रदर. अच्छा, फिर क्या हुआ? अब इन चारों ने C4 पी लिया, 3-4 लोगों ने, मैंने और एक बंदे ने C4 नहीं पिया. अब कहते हैं हमने घर नहीं जाना. चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, कोई 22 किलोमीटर चले. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाए जा रहे हैं और मैं जाके एक बेंच पे पड़ा था. यार मैंने कहा यार अब या तो मुझे C4 दे दो या मुझे घर जाने दो, आप तो भाई प्री वर्कआउट लेके फिर रहे हो. तो हमें वो रेड बुल से याद आ गया, ब्रदर इज ड्रिंकिंग लाइक अ जूस. सो लेट्स कमिंग बैक टू दैट टॉपिक कि आपकी तरफ बात AI की तरफ वापस आता हूँ. तो किसी ने ना, इंडियन एक स्टार्टअप है, उसके अंदर 4 hours एनर्जी एंड 5 hour एनर्जी से एक प्रोडक्ट निकाली. उसने रिसर्च किया कि प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा है और प्रोडक्ट चल भी रहा है, लेकिन लोग इसको फेंक देते हैं, वेस्ट करते हैं, या फिर लोग इसको लेते नहीं क्योंकि इट्स टू मच फॉर देम. व्हाट इफ उस दिन जहां हम जा रहे थे हमें सिर्फ 2 घंटे की एनर्जी चाहिए होती, फिर हम क्यों C4 पूरा कंज्यूम करके 8 घंटे की एनर्जी ली है? हमें तो सिर्फ 2 घंटे एनर्जी चाहिए, 4 घंटे बाद मैंने सोना है. तो ये क्यों नहीं है? तो उसने ना इतने छोटे, वही फार्मूला इतने छोटे छोटे पैन में इतने रख के जहाँ वो शॉपिंग के लिए चेकआउट करते हैं वहाँ प्लेस कर दिया.
अब यार मुझे 1 घंटा फोकस करना है, 1 घंटा काम करना है, मैं 1 आवर एनर्जी लूँ, 2 आवर एनर्जी लूँ, 3 आवर एनर्जी लूँ। उसने कैलकुलेट करके वो प्रोडक्ट उसका हिट हो गया। उसने एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के अंदर छोटा सा लूपहोल आइडेंटिफाई किया। ये सबके लिए मैसेज है, हाउ यू बिकम अ गुड बिजनेसमैन। वो आइडेंटिफाई करके वहाँ पे अपने आप को फिट कर लिया। और ये जब ये आपने बात की ना, व्हाट एप्पल इज ट्राइंग टू डू, मसला क्या चल रहा है इस वक्त? मसला एलएलएम्स का रहा ही नहीं है अब। मसला कंप्यूट का रहा है, मसला इन चीज़ों का हो गया है। और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मसला स्पीड का हो गया। हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, ह्यूमन नेचर है यार, बटन दबाओ रिजल्ट आए। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। एप्पल करता है, एप्पल के अंदर आज मैं सुबह फ़ोन के अंदर बात बताता हूँ, हम नया फ़ोन ख़रीद लेते हैं एप्पल का, कम से कम मेरे साथ तो भाई होता है। अभी 15 है, 4-4 6-6 महीने बाद पता चलता है अच्छा इसमें ये भी है। ये फीचर उन्होंने कब डाला इसके अंदर? वो सडल चेंजेस करते हैं, सडल चेंजेस, बट वो वैल्यूएबल चेंजेस होते हैं। दैट्स हाउ यू ग्रो। अभी छोटा चेंज नहीं है एक्चुअली, उन्होंने पेन पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे उस प्रोडक्ट की तरह, उस पेन पॉइंट को उन्होंने मैक्सिमाइज किया। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ऐड। बट नेक्स्ट डॉक्टर, बट अगला क्या है? हाँ, नेक्स्ट खबरनामा चला हुआ है। नेक्स्ट मेटा की एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है। मैं आपके साथ बैठा उर्दू बोल रहा हूँ। आपको पता है कि जब अगर मैंने ही इस उर्दू को लैटिन में ट्रांसलेट करना है तो पीछे ठीक ठाक कंप्यूट है। मेरी वॉइस होगी, वो पीछे ट्रांसलेट होगी, उसमें इसको ना लेटेंसी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में एआई ने जब कन्वर्ट करना है तो उसको बहुत सारी कंप्यूटेशन करनी पड़ती है। मेटा ने जो नया मॉडल आइडेंटिफाई किया है वो नियर रियल टाइम में लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लेता। अच्छा, ये 3-4 दिन पहले नया उनका मॉडल आया। मैं आपके साथ इसकी जो एक्स की पोस्ट है ना वो भी शेयर करूंगा। यू गोना एंजॉय दैट। सो नाउ कमेंट में डाल दीजिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, इरफान मलिक अगर उर्दू बोल रहा है ना तो मेरा ख्याल 2 या 3-4 सेकंड के लैग में वही इरफान मलिक इंग्लिश बोल रहा है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो हमारा एक कुछ दोस्तों का ग्रुप है, उसमें एक सऊदी अरब का हमारा एक दोस्त है, ही इज़ अरबी ओरिजिन का बंदा है, और उसने हमें एक वीडियो भेजी कि यार ये वीडियो बहुत अच्छी है और इसको किसी तरीके से इंग्लिश में अगर तुम ट्रांसलेट कर लो ना तो इसका मैसेज बहुत अच्छा है। आई एम नॉट एबल टू कम्प्लीटली शेयर विद यू कि यार इंग्लिश में क्या है, उसकी इंग्लिश को इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो हम लोग अक्सर कुरान की डिफरेंट आयतों के ऊपर उसके साथ डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तो उसने कल एक वीडियो भेजी और मैंने जो कैप्शंस ऐप है ना वो यूज़ की। उसने इतनी अमेजिंगली उसको ट्रांसफॉर्म किया। एंड इफ़ यू वांट टू शेयर दैट वीडियो इन दिस तो आप वो भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ स्कॉलर जो कि अरबिक के अंदर बेसिकली बात कर रहा है। Blessings and peace be upon him, used to Yes, ma'am. advise his companions against asking many questions, particularly spontaneous एंड ones एक्सेंट which भी are उसी best का है, avoided. वॉइस भी उसी से रिलेटेड है और ऊपर टेक्स्ट भी आ रहा है। सो नाउ आई कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि वो बंदा क्या कह रहा था। सो नाउ व्हेन यू वांट टू गेट नॉलेज, और बाज़ औक़ात आपको प्रॉब्लम होती थी कि किसी और लैंग्वेज के अंदर वो चीज़ है और आप कर नहीं पाते थे या समझ नहीं पाते थे, अब वो इट्स जस्ट अ फ्यू मिनट्स अवे। AI is evolving. आई थिंक वी आर वेरी नियर टू यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। या मतलब मेरा ख्याल है कि ये शायद 1 से 1.5 साल दूर भी नहीं है। बहुत बहुत करीब। और ये अगेन जिसे हम कहते हैं ना, दुनिया बदल के रख देगा, दुनिया बदल के रख देगा। लेकिन अब एक तरफ अभी आपने बात की कि किस तरह से एवोल्यूशन हो रही है, किस तरह से नए नए टूल्स आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ चैलेंज। और वो चैलेंज ना लोगों को समझ में नहीं आ रहा। चैलेंज क्या है कि यार अभी हेल्थ केयर में मैं वापस आता हूँ, हेल्थ केयर की बात करते हैं कि हेल्थ केयर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, हेल्थ केयर के जो प्रोफेशनल्स हैं, फिर ये AI पीछे क्यों है? वो क्या ये समझते हैं कि AI मोस्टली, तो मुझे तो ये लगता है कि जो मुझे सवाल आते हैं क्या सर ये AI हमारे लिए है, तो इससे क्लियर मुझे आइडिया होता है कि उनको ये लगता है कि AI उनके लिए नहीं है। और जबकि हम, मेरा ये स्टांस है कि भाई देखो, आपने AI की फील्ड में जाना या नहीं जाना ये मैटर नहीं करता। AI को अपनी फील्ड में ज़रूर लाना है और उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक्स ऑफ AI एंड द AI टूल्स। तो यासर भी आप बताएं, आप इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मैं सवाल कंप्लीट करूं कि उसके अंदर आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में जब आप स्टाफ हायरिंग कर रहे होंगे, डॉक्टर्स रिक्रूट कर रहे होंगे या दूसरा स्टाफ है, सपोर्ट तो स्टाफ। आप कितना वैल्यू दोगे AI लिटरेट लोगों को? यार आई थिंक ये बड़ा सिंपल सा वो है। फॉर एग्जांपल अब एक CV आता है ना आपके सामने, तो उसके अंदर एक सेक्शन ज़रूर होता है जहाँ पे ये लिखा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वेरी प्रोफिशिएंट इन यूजिंग, हैव वर्कड ऑन ईमेल सॉफ्टवेयर्स एंड दिस एंड दैट। आपको उस चीज़ से एक बेहतर आइडिया होता है और फिर आप इंटरव्यू में उस बंदे से थोड़ा सा आइडिया करते हो कि अच्छा इसको वर्ड कितना आता है, एक्सेल कितना आता है। बिकॉज वर्ड, एक्सेल ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी वर्क एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं
और आपको अपने स्टाफ में वो कैपेबिलिटीज़ चाहिए होती हैं। वो टाइम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब आप AI बेस्ड कैपेबिलिटीज़ देखा करेंगे कि इस बंदे को यूज़ कितनी आती है, हमें कितना टाइम लगेगा उसको शुरू से सिखाने के लिए। बिकॉज अक्सर लोग ना ये समझते हैं कि यार, एक तो वो ये समझते हैं कि नहीं ये एक हाइप है, एक हाँ डिनाइल में है। हाँ, डिनाइल स्टेट बहुत स्ट्रांग है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग खौफ में हैं कि यार हमारी तो जॉब ख़त्म हो जाएगी। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, और ये बात मैं बड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब पहले किसान हल चलाया करता था ना, तो वो खुद पहले हल चलाता था, फिर बैल के साथ हल चलाता था, फिर ट्रैक्टर के साथ हल चलाता था। हल चलाना कभी ख़त्म नहीं हुआ, वो आज भी किसान ही कर रहा होता है। हम्म, इवन के मशीन भी अगर थ्रेशर लगा है और वो कर रहा है तो ह्यूमन इंटरवेंशन इज ऑलवेज देयर। फ़र्क ये है कि आपके टूल्स बदल गए हैं, उन टूल्स के बदलने से अब कम वक्त में ज़्यादा एरिया आप जल्दी कर सकते हो। इसी तरह AI जो है ना, इट्स अ टूल, इट इज़ देयर टू असिस्ट यू, इट इज़ नॉट देयर टू रिप्लेस यू। बट रेस्ट अश्योर्ड ये आपको ज़रूर रिप्लेस करेगा अगर आप इसको यूज़ करना शुरू नहीं करेंगे। ट्रू, अगर आप इसको फॉर सो ग्रांटेड AI आपको रिप्लेस नहीं करेगा, वो लोग जो AI यूज़ करते हैं वो आपको रिप्लेस कर देंगे। ट्रू। एक डिनाइल स्टेट में मैं अपनी स्टेटमेंट ऐड कर दूँ, और ये मैं क्लियरली दुनिया के सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं हेल्थ केयर में बहुत से लोगों से मिल रहा हूँ। जब मैं आप AI के एडवांस बात करते हो ना, जब AI के एडवांस नहीं, मैं बड़ी सेंसिटिव बात कर रहा हूँ माजरत के साथ, आप AI की बात करते हो ना जब किसी भी हेल्थ केयर मीटिंग के अंदर, एग्जीबिशन के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो चंद लोग ऐसे ज़रूर निकल के आते हो, ये कहते हैं कि भाई आप इतनी एडवांस बातें कर रहे हो, इनोवेशन की बात कर रहे हो, पहले बेसिक्स तो ठीक करो, पहले पेशेंट के वो जो नब्स को पकड़ना होता है, ये करना होता है, वो करना, मतलब बहुत नीचे से आके उनको तो ठीक करो। मैं उन सब लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, ये दो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। आपकी एग्जांपल में तो जब किसान हल चला रहा था ना, हाथ से हल चला रहा था, खुद हल चला रहा था, कुछ दुनिया के किसी कोने में लोग मशीनें तब भी यूज़ कर रहे थे। इट डजंट मीन कि वो अपना काम नहीं कर रहा था या मशीन का वेट कर रहा था या मशीन नहीं काम कर रही थी क्योंकि ये हाथ से ही करना था। ये दो इंडिपेंडेंट, एवोल्यूशन, इनोवेशन एक अलग थ्रेड है, व्हाट यू आर डूइंग एट द मोमेंट एक अलग थ्रेड है। वी आर नॉट सेइंग कि यार ये बंद कर दो और ये AI यहाँ लगा दो। AI जो है वो बॉटम टू टॉप नहीं जा रहा, AI टॉप टू बॉटम आ रहा है। वो आपके सबसे पहले ऊपर के हाई एंड मसले हल करेगा, फिर वो ग्रेजुअली होते 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 पेशेंट की नब्स तक पहुंचेगा। सो फॉर गॉड से उस पेशेंट की नब्स की वजह से आप टॉप से उसकी एवोल्यूशन ही ना बंद कर दो कि अपने अपने सेटअप के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर, अपने दिमाग के अंदर AI को आने नहीं दे रहे, क्योंकि आपको लगता है AI पेशेंट की नब्स पे हाथ नहीं रख सकता। कैसे पता आपको? यू आर नॉट अ डेटा साइंटिस्ट, माजरत के साथ, यू आर नॉट एन AI एक्सपर्ट, एंड मोस्टली डोंट इवन नो कि हो क्या रहा है इंडस्ट्री में, और ये नब्स पे हाथ कितनी देर में आने वाला है। हमें तो देख रहे हैं, हमें तो पता नहीं एग्जैक्टली कि कितने एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे हैं और कितने क्लोज जाके फेल हो रहे हैं, और कल को एक्सपेरिमेंट जब पास करेंगे तो वो वाली बात खत्म हो जाएगी। सो वो डिनाइल स्टेट एक ऐसी है जो एक हमारे मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे हेल्थ केयर के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं यार नब्स तो चेक कर नहीं सकती, तो आपने ऊपर से बंद कर दो। सो प्लीज़ इनको अलग रहने दें, लेट द AI इवॉल्व, आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पैचेस में आप इसको अडॉप्ट करें, एंड ग्रेजुअली ये लोअर लेवल तक पहुंच जाएंगे। जैसे यासिर भाई यू सेड कि आपको AI रिप्लेस नहीं करेगा, जो जिन लोगों को AI का पता है वो आपको रिप्लेस कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वैसे भी अब AI जो है वो एक हाउस होल्ड असिस्टेंट है, आपकी मतलब फिंगर टिप्स पे, आपके मोबाइल में, आपके डेस्कटॉप में, हर जगह अवेलेबल है। तो नथिंग इज स्टॉपिंग यू। और ये ह्यूमंस जो है ना, इनके सर्वाइवल की वजह ये है कि ये मोस्ट अडेप्टेबल टू चेंज है। वरना तो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पीशीज थी, डायनासोर हमसे स्ट्रॉन्ग थे, और बड़े बड़े बैल जानवर, इंसान को एक टक्कर मारे इंसान की हड्डियां ना मिले। ट्रू। लेकिन हम उन्हें गवर्न कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अडेप्टेबल टू चेंज हैं। और जो भी सेगमेंट ऑफ मार्केट अडेप्टेबल टू चेंज नहीं होगा, सूनर और लेटर वो वाइप हो जाएगा। वेरी ट्रू, नो डाउट अबाउट दैट। अब रेस क्या है? रेस ये है कि चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो नॉन हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, एनीथिंग अदर देन हेल्थ केयर, कि पैसा कैसे कमाना है और पैसा कमाने की रफ्तार कैसे बढ़ानी है। जो जहाँ भी खड़ा है ना, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एक हॉस्पिटल का ऑनर है, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये देख रहा है जो मैं कमा रहा हूँ इससे ज़्यादा और इससे तेज़ कैसे कमाना है। और यही मेंटालिटी उस बंदे का है जिसके पास करोड़ों आ रहे हैं, और यही मेंटालिटी उस बंदे के है जिसके पास चंद 100 या चंद हज़ार रुपये जिसकी इनकम है। ये दो चीज़ें कॉमन है कि इससे ज़्यादा कैसे कमाना है और इससे तेज़ कैसे कमाना है, या एक और चीज़ ऐड कर लें, इससे आसानी से कैसे कमाना है। एंड इस दौर में AI में आपको ये फैसिलिटीज़ हैं इन एनी कैपेसिटी। मैं बहुत बॉटम से स्टार्ट करता हूँ, यासिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ हेल्थ केयर सेक्टर किस तरह से वो इकोनॉमी में जाके एक रोल प्ले कर सकते हैं।
बाय यूजिंग एआई। मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूँ। एक स्टूडेंट जो पैसे कहता है कि यार मैंने अपनी स्टडी को सपोर्ट करनी है और मुझे घर से पैसे नहीं मिल रहे, मेरी जेब में पैसे नहीं, पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब ब्यूटीफुल थॉट, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। साहब सवाल ही पैदा होता है कि जब आपने पढ़ना है और आपको पैसे कमाने हैं तो देर आर मल्टीपल वेज, बहुत से रास्ते हैं जो आप अख्तियार कर सकते हैं। तो कहाँ से कमाना है पैसा, हम ये नहीं सोचते। हमारी सिर्फ सोच महदूद होगी एक स्टूडेंट की कि यार मैंने अपनी स्टडी को सपोर्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है और मैंने पैसा कमाना है। यहाँ पे थोड़ा एक प्रोसेस चाहिए जिसमें मेंटर्स, टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स का रोल आता है कि भाई ये बात सही है कि आपको पैसा चाहिए। सवाल ये है कि कहाँ से कैसे पैसा कमाओ कि आपके फ्यूचर में आपको ये ज़लालत दोबारा ना भुगतनी पड़े। फॉर एग्जांपल यू आर एन इंजीनियर, आप आईटी की फील्ड में आना चाहते हो। अब आप दो काम कर सकते हो कि जाके किसी ई कॉमर्स स्टोर में या स्टोर में जाके कोई वर्कर लग जाओ, थोड़े पैसे वहाँ से मिलेंगे, या आप डेटा एंट्री वाली साइड पे आ जाओ, उधर का अपनी फील्ड के अंदर लोवेस्ट टास्क पकड़ लो। आप एआई में आना चाहते हो फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा एआई सीखना चाहता है, मैं उसको एडवांस देता हूँ बताता हूँ कि पैसे वो कैसे कर सकता है। वो एआई में आए, बेसिक डाटा प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग सीखे, बहुत सारे डंकी वर्क प्रोजेक्ट आप वक्त पे पड़े हुए हैं, लेकिन वो आप वक्त के प्रोजेक्ट आपको डेटा से खेलने पे लगा रहे हैं। वो चीज़ जो आपने ने फ्यूचर पे वो करनी है। इफ़ यू वांट टू बी ए गुड ड्राइवर, यार गाड़ी का बहुत अच्छा ड्राइवर बनना है, आपने अपना शोरूम खोलना, जाओ अब वही छोटा पैसा किसी शोरूम पे जाके गाड़ियाँ साफ़ करके कमा लो, क्योंकि इवेंचुअली वो आपको एक्सपोजर दे देगा जब आप अपना शोरूम खोलोगे। लेकिन अगर आप गाड़ियों का शोरूम खोलना चाहते हो और आप जाके किसी मार्केट में जाके लग रहे, तो आप अपने एक्सपोजर से बहुत दूर चले जाते हो। सो इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, आप हमने अगले दिन बता रहे थे, आप डेटा लेबलिंग करके पैसे कमा सकते हो, आप डेटा विजुअलाइजेशन, खाली ग्राफ जनरेट करके पैसे कमा सकते हो, डेटा को साफ करके पैसे कमा सकते हो। और ये छोटी मोटी चीज़ें आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, और बहुत जैसे ऐसे डंकी वर्क हैं जो एआई के वर्ल्ड में है। इससे इकोनॉमी को डेफिनेटली बूस्ट मिलता है, आपके करियर को बूस्ट मिलता है, और आप बहुत जल्दी अपने मकाम तक पहुंचते हो, वहाँ पे आपको ये नहीं करना होता। कमिंग बैक टू द हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर पाकिस्तान में एक बड़ा आसान सा वर्ड है जो मैं सुनता हूँ कि बेड़ा ही करक है। हेल्थ केयर सेक्टर का प्रोसेस, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, बेड़ा ही करक है। क्या इस वक्त हेल्थ केयर सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2, क्या एआई कुछ रोल प्ले कर सकती है कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो वापस अपने पाँव पे खड़ा और कंट्री में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे? 2 सवाल है। ओके, वेरी इस वक्त क्या हो रहा है? इसके ऊपर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको देता हूँ, उससे पहले एक चीज़ जो आपने छेड़ दी है मैं उसको कर लूँ। प्लीज़ मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, पैसे के लिए काम ना करें। ये ज़रूर याद रखें पैसा कमाना क्यों है। कैसा पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, ये जहन में पहले दिन रखें क्यों कमाना है। ट्रू। आपका क्या मकसद है जिसके पीछे आप कमाना चाहते हैं, आपने किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, किस चीज़ को सस्टेन करना है, वो चीज़ ज़रूर जहन में होनी चाहिए। ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट चला जाएगा, इसको मैं भी साइड पे पार्क करता हूँ। पहले आपका क्वेश्चन ये था कि जी पाकिस्तान में हेल्थ केयर के जो हालात हैं और इकॉनमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि मोस्टली आपका गवर्नमेंट सेक्टर है। वो गवर्नमेंट सेक्टर तो गवर्नमेंट के लिए एक ओवरहेड कॉस्ट मैं है। आपको माजरत के साथ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐड करता हूँ कि मुझे तो लगता है इकोनॉमी को नुकसान ही पहुँचा रहा है। ये बर्डन बनता जा रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर। मेरी अपनी हाँ, अंडरस्टैंडिंग, गवर्नमेंट बेस्ड तो ऐसा ही लगता है। ओपिनियन में आपको गवर्नमेंट बेस्ड तो ऐसा ही लगता है, मेरे पास फिगर्स नहीं है, बट इट सीम्स लाइक दैट। मेरे ख्याल से हमारा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है ना हेल्थ केयर का, वो ये है कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी केयर जो है ना वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स बेहतर से बेहतर बनते हैं। और होता क्या है कि उस टर्शरी केयर में आपके पास मोस्टली पेशेंट प्राइमरी और सेकेंडरी का आ रहा होता है, क्योंकि उनका प्राइमरी और सेकेंडरी जो बने हुए हैं उनके ऊपर ट्रस्ट लेवल नहीं होता। ट्रू। जिसकी वजह से टर्शरी में आपका बहुत ज़्यादा रश आता है, और टर्शरी ने जिस चीज़ पे फोकस करना होता है वो उस पर फोकस नहीं कर पाता, और उससे वो थ्रूपुट नहीं लिया जा रहा होता। सो आई थिंक AI एंड टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट नाउ। एक गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ये है कि जी वो एक बहुत ज़्यादा बजट लगाए और शुरू से प्राइमरी सेकेंडरी दोबारा ठीक करना शुरू करें। मेरे ख्याल से उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और उसमें बजट भी बहुत ज़्यादा लगेगा। उससे बहुत ज़्यादा बेहतर ये है कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी को अपने छोटे यूनिट्स को टेक इनेबल्ड कर दें, जिसके अंदर एक्सेस दे दें टर्शरी केयर के लोगों की थ्रू टेलीमेडिसिन। आपके वहाँ पे किसी की भी ज़रूरत है उसको मेडिकल टूरिज्म की तरफ ले जाएं, और AI को जो आप इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इवेंचुअली आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप प्रिवेंटिव ग्रोथ पे जाएंगे, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस। आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है। मेरे ख्याल से जो
हॉस्पिटल्स बनाने के एक्सपेंस हैं उससे बहुत कम अगर आप अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दें और लोगों को अवेयर करना शुरू कर दें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन में कैंसर के बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो स्टैट्स हैं उन स्टैट्स के मुताबिक जितने % लोग आइडेंटिफाई होते हैं तकरीबन उतने ही % लोगों की डेथ होती है। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर इस चीज़ का है कि वो इतनी देर बाद डिटेक्ट होता है ख़वातीन का जो कैंसर है कि तब तक उसका कुछ किया नहीं जा सकता। वर्ल्ड वाइड कैंसर अवेयरनेस और इन चीज़ों के अंदर जैसे ख़वातीन के अंदर पेप स्मेयर का टेस्ट होता है जो कि दे मेक श्योर कि वो टाइमली हो और ख़वातीन को पहले से पता लगना शुरू हो कि सर्वाइकल के अंदर और ये डिफरेंट किस्म के जो कैंसर्स हैं ये किस किस्म के कैंसर्स हैं जो कि बेसिकली प्रिवेल कर सकते हैं। अब आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उस अवेयरनेस की बेस पे आप लोगों को ऐसे टूल्स देते हैं जहां AI बेस्ड डायग्नोसिस होते हैं और उनको घर बैठे बैठे सिचुएशन पता लगनी शुरू हो जाती है और उनको ये पता लग जाता है कि जी कितने चांसेस हैं कि यू आर गोइंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन या आप खतरे की तरफ जा रहे हैं। तो देन दे नो कि अच्छा अब किसको कांटेक्ट करना है और कब करना है। सो एटलीस्ट वो एक टाइमली मैनर में चीज़ कर देंगे तो देयर आर मोर चांसेस कि उनकी सेहत को ज़्यादा बेहतर तौर पे बरकरार रखने में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज बाय द टाइम वो आते हैं तो उस वक्त उनका लाइफ स्पैन तो शायद किसी ना किसी तरीके से बढ़ जाता होगा मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। ट्रू। सो आई स्ट्रांगली बिलीव नंबर 1 ये कि AI के अगर आप ऐसे टूल्स डेवलप करते हैं इससे आपका अपना हेल्थ केयर होगा। उसके अलावा ऐसे टूल्स अगर आप टाइमली डेवलप कर लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। दैट्स व्हाट वी नीड। एग्जैक्टली। सो ये एक ऐसी नीश है जिसको कि अभी फॉर एग्जांपल रिसर्च सेंटर्स बहुत हैं दुनिया में, लेकिन कल जैसे हमारी बात हो रही थी एक US के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, US का हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हमें लगता है कि जी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और उनके कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, उनके हेल्थ केयर के बहुत इश्यूज़ हैं। UK रिलेटिवली NHS उससे ज़्यादा बेहतर है बट NHS के अपने बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इस तरह बाकी सब जगहों पे इश्यूज़ हैं। यही इश्यूज़ को अगर आप पाकिस्तान से बैठ के पहले अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और एड्रेस करना शुरू कर दें, you will have amazing revenue for the country. ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। Yeah. ग्रेट। और AI एज यू सेड कैन प्ले ह्यूज रोल। Yeah. डॉक्टर साहब आप पूरे डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं तो और हमने जितने भी इस वक्त हेल्थ केयर में सिस्टम बनाए हैं सारे इनके सुपरविजन में चल रहे हैं। और जब आप हेल्थ केयर सिस्टम के पीछे AI को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जो टीम सारी लगी होती है, तो उस वक्त आप रिसर्च कर रहे होते हो। जब आप रिसर्च करते हो तो आपके सामने दो चीज़ें आती हैं। एक आपके सामने स्टेबल टेक्नोलॉजी आती है जो आपके मसाइल को हल उस वक्त कर सकती है, और एक आपके सामने आता है कि यार ये टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी तो मेरे किसी काम की नहीं है, बट जब ये आएगी तो बहुत आफत डालेगी। फ़ौरन लोग इसकी तरफ भागेंगे क्योंकि आपको दो चीज़ों का पता चलता है। इसीलिए मैं जाके फोरम्स पे इधर उधर चीखता हूँ कि भाई हम फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, हमें पता है कि व्हाट द हेल इज़ कमिंग। आपको अपने सिस्टम कंपैटिबल करने हैं, आपको अपने आप को कंपैटिबल करना है व्हाट इज़ कमिंग इन नेक्स्ट 5 ईयर। हम तो उस कैपेबल भी नहीं हुए कि व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। राइट। सो आप मुझे बताएं, इनको बताएं, मुझे क्या बताना है, हम तो बैठे कर रहे थे, इनको बताएं कि किस तरह से एवोल्यूशन हो रही है, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों पे काम हो रहा है, और आपको क्या ऐसी चीज़ें जो 10 दिन पहले चैलेंजिंग लगती थी 10 दिन बाद वो आपके लिए पीनट्स बन गए। नहीं, ये बड़ी मज़ेदार बात है। अच्छा, इससे पहले ना मैं यासिर भाई और आप ही की बात पे थोड़ा सा ऐड करूँगा। पाकिस्तान में एक और जो प्रॉब्लम है ना हेल्थ केयर का, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे लोड बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे पास डॉक्टर्स हम बहुत बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन डॉक्टर्स को ग्रो करने के लिए एक सर्विस स्ट्रक्चर नहीं देते, और हमारे लोगों के लिए शायद हॉस्पिटल जाना जो है ना बाज़ दफ़ा एक तफरीह भी है। मतलब ये अच्छा, अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं एक AI का पर्सन हूँ, हाउ कम आई नो दैट? क्योंकि मेरी फैमिली में और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मेरे साथ अपने ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और उससे मुझे आइडिया होता है कि हमारे हेल्थ सिस्टम पे लोड बहुत ज़्यादा। अब ये लोड कैसे मैनेज करना है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती है। मसलन अब छोटी छोटी बीमारियों के लिए आप लोगों को टेली मेडिसिन दें, जैसे यासिर भाई ने कहा, टेली मेडिसिन में आप AI इंट्रोड्यूस करवाएं, उस AI के साथ डॉक्टर को इन लूप इंट्रोड्यूस करवाएं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को हॉस्पिटल आने के लिए जो और डॉक्टर्स पे लोड डालने के लिए जो वक्त ज़ाया होता है, डॉक्टर का भी ज़ाया होता है, पेशेंट का भी ज़ाया होता है, हम उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग AI। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। वो ये कि मतलब ये शायद कोई यकीन ना करे कि हम जब एक
प्रोडक्ट या कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं ना, तो मैं उससे पहले ये सोच रहा होता हूँ कि इसके अगले वर्जन में क्या क्या अपडेट होगा, कैसे कैसे ये एफिशिएंट होगा। 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट थे वो हमने किए, लेकिन मुझे लगा कि यार ये अभी बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि एआई में एक ख़ास बात है जो आम लोगों को शायद नहीं पता। एआई का हर प्रॉब्लम डिफरेंट होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप ये प्रॉब्लम एआई को देंगे और एआई सॉल्व कर देगी। नो, एआई कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कन्वेंशनल में आपको पता है ये सेट ऑफ सीक्वेंस लगाऊंगा काम हो जाएगा, लेकिन एआई में आपने देखना है कि क्या इसको मैं एज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूं, पैटर्न का प्रॉब्लम, मैं उस प्रॉब्लम को मोल्ड करूंगा तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इसलिए रिसर्च इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और नई चीज़ें सीख के हमें ये आइडिया होता है कि यार ये मसला जो मैंने पहले हल किया था इसको मैं और एफिशिएंटली कैसे हल करूंगा। बल्कि आजकल भी हमारी एक टेक्नोलॉजी जिस पे हम काम कर रहे थे, उस टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। मुझे पता है वो चेंजेस 6 महीने बाद मुझे तंग करेंगी, तो मैंने अभी मेरी टीम वार फुटिंग पे उन चेंजेस पे काम भी कर। तो मैं आपको कुल मिला के ये बताऊं कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिनको बनाने के बाद हमें दोबारा बनाना पड़ा, फिर दोबारा बनाने के बाद हमें फिर से बनाना पड़ा, और फिर से बनाने के बाद अब हम उसको चौथी दफ़ा बना रहे हैं। अब मैं चौथी दफ़ा जब बना के खुश बैठा था, अभी अभी उन्होंने 5वीं बात कर दी है यार डॉक्टर साहब। और ये कांस्टेंट जानता है, और ये कांस्टेंट नहीं है, But this is सर good. This is कांस्टेंट good. के साथ कॉस्टली भी है। बट आई टेल यू, ये जो है ना, ये एवोल्यूशन इवेंचुअली स्टेबलाइज होगी। इसकी आइट्रेशंस कम होना शुरू हो जाएंगी, जितना मैच्योर होना शुरू होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। और ये जो अभी आपने बात की ना, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर और ये टेलीमेडिसिन और इन सारी चीज़ों की, आई थिंक आज के दौर में तो हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है जो कि एक बड़ी स्क्रीन वाला फ़ोन है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है। अब ये ज़रूरी नहीं रह गया, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि तालीम की ज़रूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अब ये ज़रूरी नहीं रह गया कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आप बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, तो आप अपनी ज़बान में बात कर सकते हैं। वेरी राइट। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसके अंदर नॉलेज गेन करने के लिए अब आपको एक सीक्वेंस ऑफ क्लासेस के थ्रू किसी एजुकेशन को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तालीम और तरबियत में तालीम तो ज़रूरी है, बट तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक इस वक्त हमें लोगों को तरबियत भी देने की ज़रूरत है, उनको ये बताने की ज़रूरत है, जैसे आप कर रहे हो, एक पूरी एफर्ट कर रहे हो माशाल्लाह, कि लोगों को तरबियत दे रहे हो कि किस तरह स्टेप्स में आगे जाना है। तालीम हासिल कर ली है, अब करना क्या है उसका, करना क्या है। So that's also very यही important. प्रॉब्लम जो है ना, वो रूट्स में, ग्रास रूट लेवल से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। मैं एक बात करता हूँ जब भी, कि जो एक अच्छे उस्ताद की बात करता हूँ, जो अच्छा उस्ताद होता है ना, वो आपको उड़ना बाद में सिखाता है, पहले वो आपको ये सिखाता है ज़मीन से कैसे जुड़े रहना। वो आपको बिज़नेस करना बाद में सिखाएगा, वो पहले आपको इंसान बनना सिखाएगा। True. वो आपको ये बाद में बताएगा कि मुनाफा कैसे कमाना है। वो आपको ये पहले बताएगा कि दूसरे का नुकसान कैसे नहीं करना। Very true. अब ये जब 3-4 चीज़ें आ जाते हैं, हम अच्छे स्टूडेंट्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अच्छे मार्क्स लेके बच्चे बाहर निकाल रहे हैं, हम देखना भूल गए हैं कि हम अच्छे इंसान प्रोड्यूस कर रहे हैं। एथिक्स पे वर्क एथिक्स हमारा हो रहा है, हमारे मॉरल वैल्यूज़ ठीक हैं। हम एक रेस में लगे हुए हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कितने % लोग पास हो रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे अच्छा सर्टिफिकेशन लेके निकल रहे हैं, कौन ज़्यादा एआई में कर रहा है, कौन ज़्यादा बिजनेस में कर रहा है। ये कभी कोई गेज है, स्ट्रक्चर है कि कौन ज़्यादा अच्छे इंसान प्रोड्यूस कर रहा है? ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। क्या कभी किसी ने गवर्नमेंट लेवल पे कोई अवार्ड कभी दिया कि इस यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस किया? हुआ कोई अवार्ड है, कोई क्राइटेरिया है, कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई Unfortunately, कभी नजर सब्जेक्ट से है, नहीं गुजरा। कोई सब्जेक्ट है? नहीं है। जब आप ह्यूमैनिटी को ही वैल्यू नहीं दे रहे हो और मशीन एंड रोबोट्स बना के इंडस्ट्री में पंप इन करी जा रहे हो, तो फिर जिम्मेदारी हम जैसों पे आती है जिनको ज़िंदगी ने चपेड़े मार मार के, मैं तो अपने बारे में ये कहता, पहले ज़िंदगी ने लिटा के मारा, फिर उठा के मार के फिर लिटा दिया, और फिर धक्के खा खा के यहाँ तक जब पहुँचे, तो अब 2 रास्ते हैं, या तो पैसा कमाते जाएं और हम आगे बढ़ते जाएं, या फिर वो तरबियत करें हम जिन्होंने ये रगड़े खाए हैं कि भाई इंसान बनना, बिज़नेस में इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिज़नेस खुद ब खुद आ जाता है। जैसे बिज़नेस आएगा तो पैसा आएगा, और लोग कहते हैं कि, मैं भी कहता हूँ कि मनी इज़ ए बाई प्रोडक्ट, पर मुझे लगता है कि एक्चुअली बिजनेस एंड सक्सेस भी बाई प्रोडक्ट है अच्छे इंसान के। Yeah, that's true. ह्यूमैनिटी के जितनी भी आपकी सक्सेस दुनिया में जो ब्रांच मर्जी पकड़ लें, उसकी जो रूट है वो ह्यूमैनिटी है। इफ़ यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग, सब कुछ विल फॉल इन प्लेस, आप अच्छे इंसान इस हो दुनिया गए, में भी और आखिरत में भी।
अच्छे इंसान होगे तो कोई पर्पस ढूंढोगे, पर्पस ढूंढोगे तो औरों के लिए कुछ करना चाहोगे, औरों के लिए कुछ करना चाहोगे तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद कहानी आती है पैसा कमाने की, सस्टेनेबिलिटी की और सारी चीज़ें। अब बिजनेस की हमारी एक डेफिनेशन है। मुझसे किसी ने सवाल किया, अब ये ज़्यादातर लोगों का सवाल है, मैं तो इसको कहता हूँ ये पाकिस्तान का ना कौमी सवाल है। और ये सवाल ये है कि सर पैसा कैसे कमाना है, पैसा जल्दी कैसे कमाना है और पैसा आसानी से कैसे कमाना है। आप जहाँ से मर्ज़ी चला जाएँ, फ़ौरन पैसा चाहिए। अभी यासर भाई ने आपने बात की ना कि यार खुदा के लिए कोई भी काम पैसा कमाने के लिए ना करो। बहुत से लोगों की बात बुरी लगती है, यार ये इनके पास पैसा है, ये इन्होंने क्या पहना हुआ, ये अब गाड़ियाँ हैं, ऑफिस है, बंगले हैं, अब ये बड़ी बातें करेंगे, ये पैसा कमाने पढ़े के लिए लिखे काम वाली कर रहे हैं। बातें पढ़े कर रहे लिखे बहुत वाली सारे बातें लोग कर ये रहे हैं। कहते हैं। हमारी जगह पे होते हैं तो, क्योंकि लोग जो पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि भाई क्या ज़िंदगी गुजार के हैं, कहाँ से उठ के हैं, कितनी जलालत, कितने साल धक्के खाए हैं, कहाँ कहाँ से होके हैं। दे वॉन्ट इवन डू द रिसर्च, कमेंट करेंगे वो गए, खैर डू दैट, आई डोंट माइंड दैट। लेकिन आप सिर्फ एक आदत अपना लें, बच्चे सिर्फ एक आदत अपना लें। आप पैसा, ये सवाल मत करें कि पैसा कैसे कमाना है, सवाल ये मत करें कि सर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करना है, सर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। ये चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ तो आप पैसा बरसेगा। होता है ना कि पैसा आना वो छोटी बात है, पैसा बरसेगा। कि प्रॉब्लम मुआशरे में जहाँ आप रह रहे हो, अपने घर से लेके, अपने मोहल्ले से लेके, शहर से लेके, मुल्क से लेके दुनिया तक प्रॉब्लम भरे पड़े हैं। आपने सीखना है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। बाकी देखें, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। आप जो भी बिजनेसमैन देख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा। पैसा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा कमाना चाहिए, बहुत कमाना चाहिए। हाँ जी, सिर्फ ये पता होना चाहिए कमा क्यों रहे हैं हाँ, और खर्च कहाँ करना है। खर्च कहाँ करना है और It's very स्टार्ट एवरीथिंग स्टार्ट विद यू नो विद द ये आई थिंक ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस नई जनरेशन के लिए कि ये सोच आई क्यों है उनके अंदर पैसा कमाने वाली, ये कैपिटलिज्म वाली। इसके साथ मैं एक और बात अटैच कर दूँ, अपना आपका भी ओपिनियन लूँगा, अपना भी लूँगा डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपको लूँगा क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है कि हमारे अंदर पैसा कमाने की ख्वाहिश आती कहाँ से, ठीक है। और एक और बात, हमारे अंदर इतना पैनिक कहाँ से आता है, ये बेसब्री कहाँ से आ रही है इस यूथ के अंदर, ये लालच कहाँ से आ रही है, ये शॉर्टकट्स की जो अर्ज है ये कहाँ से आ रही है। मैं दो बातें करूँगा और उससे पहले हाथ जोड़ के माफ़ी। ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आ रही है। मैं इस पे आज के यूथ को ब्लेम नहीं करता, उनके बेसब्री पे मैं उनको ब्लेम नहीं करता, मैं उनके शॉर्टकट ओरिएंटेड माइंड पे भी मैं उनको ब्लेम नहीं करता। मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूँ। ये आ रही है पेरेंट्स से, ये आ रही है उस्ताज़ा से, ये आ रही है इंस्टीट्यूट से। पहले पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं। फादर जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया, माँ को इतना बड़ा मकाम दिया, बाहर जाएंगे, अगर उनको ज़िंदगी दिन में कोई मसला आया ना, आके अपने 8 साल 9 साल के बच्चे के सामने रोना शुरू हो जाएंगे। ये हालात ख़राब हो गए, ये हो गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दे वोंट इवन थिंक कि उस 8 साल के बच्चे के दिमाग में पैनिक भर रहे हैं आप, अनसर्टेनिटी भर रहे हैं, उसको कमज़ोर कर रहे हैं। आप अपने मसाइल से लड़ें। अल्लाह ने आपको इतना मकाम दिया, जन्नत का दरवाज़ा बनाया अल्लाह ने, तो बच्चे के सामने बैठ के क्यों रो रहे हो? अभी उसकी उम्र है। अब खुदा के लिए सोचो ना, आपके घर में तंगदस्ती आ गई, 20 तारीख को पैसे ख़त्म हो गए, 21 तारीख को बैठ के बच्चों के सामने सारे हिसाब किताब कर रहे होते हैं, ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, इसके पैसे देने, उसके पैसे देने, साबुन सस्ता ले लो, आटा कम ले लो, सालन ये नहीं बनाना। अब बच्चों के जहन में अब क्या भर रहे हैं? वहाँ से बच्चे के जहन में पैसे की अहमियत, शॉर्टकट, पैनिक ख़त्म हो जाता है। फिर इन सारी कहानियों के बाद बच्चे को मुश्किल से स्कूल में पहुँचता है। अब स्कूल कॉलेज में क्या करते हैं टीचर के साथ, बेटा ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 50,000 की नौकरी मिल जाएगी और जल्दी मिल जाएगी, ए पढ़ोगे तो लाख रुपए की मिलेगी, ये करोगे तो ये, अब उधर से मुलाजिम मेंटालिटी शुरू होगी, ये करोगे तो जल्दी मिलेगी, इतने मार्क्स आएंगे तो इस इदारे में चले जाओगे, इतने मार्क्स आएंगे तो इस इदारे में चले जाओगे, यहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वो उसको सारा दिमाग ही पैसे पे लगा दिया। अब वो पैसे की अहमियत और पक्की हो गई। फिर ज़िंदगी में ना 2 और नस्लें आती हैं, एक वाइफ और एक होते हैं दोस्त। अब उन्होंने आके शुरू कर देना कंपैरिजन, ठीक है। पहले बच्चा दुखों का, फिर टीचर ने भरा, फिर कंपैरिजन क्या होगा, उसको देखो उन्होंने गाड़ी ले ली है, उनका घर है, हम अभी भी किराए पे रह रहे हैं, हम अभी भी बसों पे हैं, उसकी अभी कल शादी हुई है, परसों उसने गाड़ी ले ली है, पता नहीं क्या करा के ली है, तुम्हें क्या पता, वाई आर यू कंपेयरिंग। आप दोस्त हैं, दोस्त भी यही हैं, वो आके अपने गरीब दोस्त के सामने याशी करेंगे, गरीब दोस्त के सामने रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाएंगे, गरीब दोस्त के सामने महंगी घड़ी पहनेंगे, गरीब दोस्त के सामने वो सारा कुछ करेंगे। तो वो दोस्त क्या करेगा, उसके जहन में क्या आएगा, व्हाट ही विल डू, वो वहाँ से भर देते हैं। फिर उसके ऊपर जाते हैं,
इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट, उन्होंने महंगाई करप्शन, महंगाई ना मुल्क में किसी इदारे को आने दे रहे हैं, वो इन्होंने क्योस मचाया हुआ है। यार इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक मासूम बच्चे को ज़रा बैठ के क्या ब्लेम करेंगे आप? मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ब्लेम करेंगे? सोशल मीडिया पे आ जाते हैं इन्फ्लुएंसर हजरात, वो आके 3 महीने में पैसे कमाओ, 4 महीने में पैसे कमाओ, 5 महीने में पैसे कमाओ, ये करोगे तो रातों रात अमीर। यार इसमें मेहनत करना कौन सिखा रहा है? इंसानियत कौन सिखा रहा है? उस बच्चे का क्या कसूर है? उसको इतने इन्वायरमेंट के अंदर जो पल रहा है, आज वो आके शॉर्टकट की बात करेगा, मैं तो अपनी बेवकूफ़ी समझूंगा कि मैं उसको ब्लेम करूंगा। मैं नहीं करता उसको ब्लेम, मैं बल्कि उसको ब्लेम करने की बजाय ये समझता हूं कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो जो जहर इसके माइंड में भरा गया है वो उसको किसी तरह से निकाल के इसको डिटॉक्सिफाई करूं, डिटॉक्स करूं, इसको थोड़ा पॉजिटिविटी दूं और एक बात समझाऊं कि जो मैं हूं मेहनत से हूं, जो तू बनेगा मेहनत से बनेगा। ना मैं शॉर्टकट से आया ना तू शॉर्टकट से जा सकता है। सो सर यहाँ से आता है पैसा और पैनिक, ये मेरा पॉइंट है। सर जी बड़ा अच्छा हो गया, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट्स दिए हैं। अब इससे आगे चलते हैं। आई वुड नॉट वांट टू ब्लेम एनीवन, मैं सिर्फ ये चाहूँगा रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना ये ज़रूरी होता है कि पहले आप उसको एक्सेप्ट करें कि ये प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करता। सो अगर तो किसी को ये लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो मेरा ख्याल है वो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाए। अगर नहीं उसको ये पता तो पहले इसको खुद जज करे कि क्या ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब जहाँ तक बात है ना बेसब्री की, अल्लाह ने बनाया इंसान को बेसब्रा, ये हमारी फितरत का हिस्सा है, इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अब क्यों अल्लाह ने ये बताया है कि मैंने तुम्हें बेसब्रा बनाया है? इसलिए क्योंकि इसी का टेस्ट होगा। और साथ में अल्लाह ने एक और बात भी तो की है ना कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बेशक बेशक बेशक, इन्नल्लाह तो मा और साबिरीन, उसको फिर बेशक। इम्तिहान भी कहा है, या क्योंकि बेसब्री से सब्र तक का सफर मुश्किल है। यस, इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैं सब्र करने देखो वालों ना के ये साथ इतना हूं। खूबसूरत टेस्ट है यार, जिसमें क्वेश्चन भी बता दिए, आंसर भी बता दिए हैं, और कहा ये करना है, हम फिर भी फेल हो जाते हैं। इससे आसान टेस्ट क्या होगा? एक तो बेसब्रा है इंसान, इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, इसका मतलब है सब्र पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पेरेंट्स ने इस तरह कर दिया, लेट्स सपोज, तो अब तो हम बड़े हो गए ना, हम कब तक पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे? अब हमारा टाइम है और हमें इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, जितना हम ठीक कर सकें वो करें, कम से कम हम आगे वो ना करें जो हमें लगता है हमारे साथ हुआ है, तो हम अपनी औलाद के साथ वो ना करें। ट्रू, ये एक और चेंज है जो हम लेकर आ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब ये बात की जाती है ना कि यार पैसे के लिए काम ना करें या सिर्फ पैसे को सब कुछ ना समझें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पैसा कोई बुरी चीज़ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा अमीर थे। बहुत सारे हिस्ट्री में आपको लोग मिल जाएंगे जो कि दीन पे पूरा चलते थे और बहुत ज़्यादा अमीर थे। अमीर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि पैसा किस मकसद के लिए कमाया जा रहा है, कैसे कमाया जा रहा है और उससे करना क्या है, इसके बारे में क्लियर हो जाए। मैं कोई नहीं हूँ ये बताने वाला क्या सही तरीका है, हर किसी को पता है, हर किसी के अंदर अल्लाह ताला ने फितरत डाली है। अपनी फितरत से पूछ लें, अपने आप से पूछ लें कि क्या मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ, उस मकसद पे काम करें। क्योंकि पैसा रिस्क का हिस्सा है जो हम 1 टका नहीं कमा सकते, वो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है और अल्लाह ताला ने ही देना है। ट्रू, इज्जत भी अल्लाह ताला ने ही देनी है। हम मोस्टली आजकल इन 2 चीज़ों के पीछे हर कोई भाग रहा होता है। इनके पीछे नहीं भागना, अपने काम के पीछे भागना है, अपना फर्ज निभाना। और बात यह है कि काम अच्छा करोगे तो अल्लाह इज्जत दे देगा, काम अच्छा करोगे अल्लाह रिस्क दे देगा। दैट्स अबाउट इट। ग्रेट, वी जस्ट नीड टू बी फोकस्ड। थैंक यू सर, आपने भागना है, thank you. हमने भी I'll है। rush, I'll निकलते rush. हैं इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।